ऊटी में हम पहले भी आए हैं। आप कौन कौन लोग शामिल थे उस पेरेंटिंग वाले सेमिनार में? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। आप लोग शामिल थे। चलिए, उस सेमिनार में हमने कुछ बातें करी थी। आपके जीवन में उसमें से कुछ काम आया या ऐसे ही हम बोल कर चले गए? आया? चलिए, ये अच्छी बात है कि जिन लोगों ने उन चीज़ों को समझा उनके जीवन में काम आई बातें। जो हम बात आज आपको कर रहे हैं, मैं जीतू भाई से भी बात कर रहा था सुबह। मैंने उनको बोला था कि गाँव के यदि प्रत्येक घर में आप जाकर दस्तक दे चुके हो और एक एक घर को इस पूरे खेल के बारे में बता चुके हो और अपनी व्यवस्था के लिए उनको प्रेरित कर चुके हो, तो समझो आपने पहला काम कर दिया। पहला काम किसी भी बड़ी एक तरह से मैं इसे कहूँ कि हम किसान लोग हैं। किसान का काम क्या होता है कि वो अपनी ज़मीन तैयार करता है। पहले कोई भी फसल उसे वहाँ उगानी हो, स्वराज की फसल हमको उगानी है, हमको अपने बच्चों के लिए नई व्यवस्था बनानी है। नई व्यवस्था बनाने के लिए नई व्यवस्था का आधार हमारे पास होना चाहिए और उसके आधार के लिए जैसे किसान पहले ज़मीन तैयार करता है, उसके बाद वो बीज बोता है और वो बीज बोने के बाद कभी भी खुरपी से या किसी चीज़ से उसको उखेड़ उखेड़ के देखता नहीं है, उखाड़ के कि कितना उगा, कितने को उगा, कितना उगेगा, कब उगेगा, कुछ नहीं पता होता उसे। हम लोग वैसे ही किसान के पुत्र हैं। हमने अपना बीज डाल दिया है। अब हम ये नहीं देखने वाले हैं कि कितने जो बीज हैं, कितने जो दाने हैं वो अंकुरित होंगे। वो होंगे, समय पर अपने आप पता चल जाएगा। आज जो आप बैठे हो ये पिछले किसी कर्म का फल है हमारा, उसकी वजह से आप यहाँ इकट्ठे हो गए। आज जो हम ये काम कर रहे हैं इसका फल हमारे आगे समय में मिलेगा और जो हम सारे करते जाएंगे वो हमारी संतानों को मिलेगा, ये तय है। मतलब जितने हम लोग जोड़ते जाएंगे, अच्छे कर्म जोड़ते जाएंगे, उनका फल हमारी अगली जनरेशन को मिलेगा। नहीं कुछ करेंगे तो जो हालात अगर आपको लगता है ठीक है तो ठीक हो जाएगा, और अगर हमारी तरह लगता है कि हालात खराब हो रहे हैं तो आपके बच्चों को फिर खराब हालात मिल जाएंगे, ये तय है। क्यों जी? अगर समाज नीचे की तरफ जा रहा है और हमने कुछ नहीं किया तो आगे खराब ही होएगा, तो हमारे बच्चों को खराब मिलेगा। अगर पहले के मुकाबले आज का टाइम देख लो, मैं क्योंकि 30 साल से मैं राजस्थान में आना जाना रहा है मेरा, और मैं आज से अगर 10 साल पहले बताऊं आपको अपने बारे में, तो जहां भी बैठता था मैं एक लाइन बोलता था हमेशा कि राजस्थान का आदमी और हिमाचल का आदमी बीमार नहीं हो सकता। जितनी शुद्ध हवा राजस्थान में मिल सकती है किसी को, वो मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिल सकती। और यही काम हिमाचल में, दोनों जगह बहुत खूबसूरत। दूसरा, जितना एक्सट्रीम टेम्परेचर यहां हो सकता है, तापमान जितना ज्यादा, दिन में पूरा गर्म, रात को पूरा ठंडा, मतलब इतना वेरिएशन में कोई बैक्टीरिया, जो कोई वायरस कुछ भी सर्वाइव ही नहीं कर सकता। लगातार नमी चाहिए उसके लिए, वो यहां हो ही नहीं सकती राजस्थान में। तो हम ये कहते थे कि राजस्थान का आदमी और राजस्थान का डंगर कभी बीमार नहीं हो सकता, और लॉकडाउन से पहले राजस्थान में कोई बीमार होता भी नहीं होगा। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? सिर्फ वो बच्चे बीमार होते थे जिनको बचपन में लगने वाली वैक्सीन लगती थी। मैं आपको एक बात बता देता हूं, परमजीत वो चाबी लेके विकास से, और डिग्गी में वो वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट किताब रखी है। मैं जब लॉकडाउन से पहले बोला करता था ना कि राजस्थान का आदमी बीमार नहीं हो सकता, लॉकडाउन के बाद मेरे से बोला नहीं गया ये बात, क्योंकि मैंने देखा कुछ लोगों ने अनाज के चक्कर में, कुछ लोगों ने पैसों के चक्कर में, कुछ लोगों ने नौकरी की तनख्वाह पेंशन के चक्कर में वैक्सीन लगवा ली। अब आपके रिश्तेदारी में, जानकारी में, आप लोगों की रिश्तेदारी और जानकारी में, किन किन की जानकारी में वैक्सीन के बाद लोग बीमार हो रहे हैं? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, जो जानते हैं कि वैक्सीन की वजह से बीमारियां हुई और ये नुकसान हुए ना सबके। कोई है जो कहता है कि नहीं भाई वैक्सीन बढ़िया थी? एक भी आदमी नहीं कहता। चलो, कितनी घिनौनी बात है ये हमारे लिए, और कितने शर्म की बात है ये हमारे लिए
कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वैक्सीन से हमारे परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। और देखो कमाओ का कोई आदमी उठने को तैयार नहीं, बोलने को तैयार नहीं। आपकी मां, बहन, बेटी, पत्नी, बेटा, बाप, भाई, सबको रगड़ा इन्होंने। रगड़ा कि नहीं रगड़ा? मतलब दुश्मन अगर बंदूक लेके आ जाए तो हम लोग लठ उठा लेंगे, बंदूक उठा लेंगे, जान से हाथ धोना पड़े तो वो भी धोएंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन वैक्सीन लेकर अगर दुश्मन आ गया और पता होने के बाद भी हम आंगनबाड़ी वर्कर को, आशा वर्कर को जूते नहीं मार सकते। अरे कम से कम घर पे आई हुई को तो अब पीटना चालू कर दो भाई। गांव की बेटी है ना वो भाई। लेकिन गांव समझदारी से एक काम कर सकता है ना कि बेटी तू हमारी बच्ची है, घर पे मत आ जाइयो, बस फोन मत कर दियो बस। भाई अब तो कह सकते होंगे। चलो जब तक नहीं पता था हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, हम लोग कहते थे कि मत लगवाओ अपने बच्चों को ये वैक्सीन। जितने बच्चों को ये बचपन से लगने वाले टीके लग रहे हैं, सारे बच्चे आने वाले टाइम में बीमार होंगे, परमानेंट बीमार। एक भी बच्चा बाप नहीं बन पाएगा, लड़की होगी तो मां नहीं बन पाएगी। ये बच्चियों को एचपीवी वैक्सीन लगने लग रही है। ये जो किताब है ना, ये किताब का नाम है द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट। ये डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने लिखी है। इस किताब में एक एक चीज के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। पेज नंबर 20 शुरुआत में खोलोगे, ये मैं आपको कुछ किताबें देके जाऊंगा और उनके फोटो आप ले लेना और अपनी आंगनबाड़ी वर्कर के पास उसको भेजना। पेज नंबर 20 में लिखा हुआ है इस किताब के अंदर कि इस वैक्सीन में है क्या क्या। अब यहां कोई भी बंदा बैठा हो, सॉरी 22 नंबर पेज पे इस किताब इस यहां पर चाहे नौकरी वाला बैठा हो, चाहे अनपढ़ बैठा हो, चाहे पढ़ा लिखा बैठा हो, कोई कितना ही बड़ा नेता बैठा हो, कितनी बड़ी नौकरी करने वाला, सरकार का नौकर हो, चाहे कितना बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, अगर पैदा होने के बाद वैक्सीन लगेगी तो उसके बच्चे के भी दिमाग में जाएगा, शरीर में जाएगा ये गंद, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सरकार की गुलामी करने में आपका फायदा है कि नुकसान है? अगर चुपचाप मान लेंगे, कम से कम ये कह दो कि यार इस किताब में लिखा हुआ है, इसके लिए कोई, थोड़ा सा मैं डिस्टर्बेंस हो रही, कम से कम इतना ही कह दो कि भाई इस किताब में लिखा हुआ है, इसको आप लोग साबित करो कि ये झूठा है। कहो कि इसके अंदर क्या, इसके अंदर ये सब चीजें नहीं है। क्या क्या इसके अंदर पता है? पता क्या क्या है? ग्लाइफोसेट, अल्यूमिनियम, फॉर्मेल्डिहाइड। आपके गांव में तो लैब होगी जिसके बारे में सारी जानकारी पता लग सकती है आपको। अरे पूरे भारत में नहीं है। ये तो कनाडा में बैठे हैं डॉक्टर साहब जिन्होंने WHO से आंकड़ा लेके RTI डाल डाल के सारी जानकारियां दी हैं देश को, और उसको हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। गाय के अजन्मे बछड़े, यानी गाय जब गर्भ में कोई बछड़ा और तब मर जाए, उस टाइम उसका फिटस, उसका बायोसेल, समझे? यानी कि जो लोग शाकाहारी बने फिरते हैं उनको गाय के मतलब बछड़े का जो ब्लड है वो इसके अंदर डाल के दिया जा रहा है खून में सीधा। बंदर के किडनी का सेल, आदमी के बच्चे का, आदमी का अबॉर्शन होता है ना जब बच्चे का, उसका सेल, ये सारे के सारे आंकड़े इसमें दे रखे। और इसमें जो जो चीजें हैं, मरकरी तक, एक भी आइटम ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे को फायदा करती हो। और एक भी डॉक्टर पूरी दुनिया में, पूरे भारत में कोई रिसर्च, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो यह साबित कर दे कि बच्चों को लगने वाली वैक्सीन के बाद बच्चा बीमार नहीं होगा उस बीमारी से। कोई रिसर्च नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। तो कितना बड़ा ठगी हो रहा है, हो रही कि नहीं हो रही? और हमारे पास समय नहीं है। सबसे कमाल की बात क्या है? हमारे पास समय नहीं है अपने बच्चों के लिए, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए। पीढ़ियों की पीढ़ियां बर्बाद होंगी। इसमें एल्यूमिनियम डाला जा रहा है, या तो हार्ट से मरेगा या बच्चा नपुंसक या बांझ होएगा। तो आपके बच्चों का बीज खत्म हो रहा है। जयपुर में भी IVF सेंटर खुल रहे हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे पड़े हैं आपके बच्चों को यह बताने के लिए कि नपुंसकों
तुमको गधों की औलाद चाहिए तो हमारे पास बीज है, तुमको कुत्ते की औलाद चाहिए तो हमारे पास बीज है। उनको अरे जब इसमें डालने लग रहे हैं वो बछड़े का, बंदर का, तो वो आपको बच्चा दे देंगे सीधा आदमी का। वो खराब बीज, पंजाब में जाओ, पंजाब में सारे का सारा बिहार का बीज इकट्ठा कर रखा है। कहां का बीज ले रहे हैं वो? यहां वहां बेंगलोर चले जाओ, बेंगलोर में और मुंबई में सारा राजस्थान का बीज इकट्ठा कर रखा है। राजस्थान वाले जाते हैं यहां से, नए नए बच्चे जाते हैं, क्योंकि यहां तो मजबूत होते हैं, वहां जाते हैं तो उनका बीज वहीं काम आता है, स्पर्म लेते हैं उनसे, बेचते हैं वो स्पर्म। यानी कि क्यों जरूरी है हमारी ही औलाद? हम किसी की गोद लेकर क्यों नहीं पाल लेते हैं? अपनी ही औलाद क्यों जरूरी होती है? इसको नहीं समझेंगे तो आप आईवीएफ सेंटर को नॉर्मलाइज मानने लग जाओगे। क्यों किसी को, अगर हम आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले गांव में किसी को हिजड़ा या नपुंसक बोल देते थे तो गुस्सा उठता था, और आजकल क्या है, क्या हो गया मैं नपुंसक हूं तो आईवीएफ सेंटर खुले हैं ना, आजकल ऐसे बोलेंगे हैं? आईवीएफ में जाते स्टार लगे। क्यों था वो? उसका कारण है डीएनए। डीएनए में हमारे पूरे इतिहास, जिसकी हम संतान हैं जहां से आज तक, जैसे अभी सिसोदिया जी बोल रहे थे कि यहां का खून जो सिसोदिया खून है, पता लगता है ना कि महाराणा प्रताप के वंशज हैं हम, ऐसे गर्व से बोलते हैं। जिस दिन इनकी पीढ़ी में एक बच्चा आईवीएफ से पैदा होगा, महाराणा प्रताप गायब। फिर महाराणा प्रताप का खून थोड़ी रहा, फिर तो गधे का बच्चा हो गया घर में पैदा। गधे का है कि सुअर का है, कुत्ते का, किसका पता भाई? नहीं समझे? यानी कि डीएनए के अंदर हमारे पुरखों का जितना ज्ञान है, जितनी समझ है, वो सारी स्टोर होती है मेमोरी के तौर पे। जैसे अगर हमारे पुरखों ने खेती करी है और हमारा बच्चा जो कि खेती करता नहीं है, अचानक घर में कोई आपदा आ गई और खेती का काम उसको करना पड़ गया, उसने अगर जिंदगी में कभी हाथ भी नहीं लगाया होगा ना, उसे सब काम करना आता है, क्योंकि अंदर खून में वो मेमोरी ऑलरेडी है पुरखों की, पुरखों ने किया हुआ है तो वो सारा याद है। जैसे आपने देखा होगा, नया बच्चा जब पैदा होता है वो बाप से ज्यादा स्मार्ट होता है, टीवी उससे फास्ट चलाता है, कंप्यूटर उससे, जो पिता को काम करने आते हैं वो सारे काम वो पिता से जल्दी सीख लेगा, और वो काम जो पिता बनने से पहले के सीखे हुए हैं, क्योंकि वो उसकी मेमोरी में डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, तो वो मां वाला काम भी जल्दी कर सकता है। आई बात समझ में? इसीलिए डीएनए जरूरी होता है कि अगर राणा प्रताप की औलाद हो तो जिस दिन इस देश के ऊपर विपदा आएगी, उस दिन राणा प्रताप अपने आप भीतर से निकल आएगा, डीएनए में पड़ा हुआ है। पर आईवीएफ का बच्चा होगा तो राणा प्रताप नहीं है भाई, कहीं है ही नहीं। आईवीएफ के बच्चे में राणा नहीं है, उसमें कोई आपके पुरखे नहीं है, पुरखे खत्म। यानी कि सबका इतिहास खत्म करने का खेल है वैक्सीनेशन, पूरी तरह से आपके पुरखों से तोड़ने का खेल है ये कोई छोटा खेल नहीं है, कहीं इसको छोटा वैक्सीन समझ रहे हो आप इसको। और उसके बाद इसकी इसी किताब के ऊपर, इसी किताब के पेज नंबर 87 में एचपीवी वैक्सीन के बारे में डिटेल लिखी हुई है। इसलिए ये किताब लेकर आए थे हम स्पेशली कि फोटोकॉपी रखना सारे, और दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम में आओगे तो आपको इसकी कॉपीज कोशिश करेंगे कि सबको एक एक तो कम से कम मिल ही जाए। नहीं मिले तो आप लोग, अमेजन पे है, ये मिल जाती है आजकल, नंबर 1 चल रही है पूरी दुनिया में। लोगों ने, किसी ने इतना टाइम नहीं लगाया कि किसी को रिसर्च करके दे दो कि तुम्हारे बच्चों को जहर दिया जा रहा है और तुम उनको वैक्सीन समझ रहे हो। अब समय आपके पास है नहीं, समझ आपके पास है नहीं, गांव में लैब आपके पास है नहीं, कोई मास्टर आपको सच नहीं बता रहा, कोई वकील आपको सच नहीं बता रहा, आपके अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं दे रहा, कोई जज आपको ठीक नहीं बता रहा, पुलिस वाले आपके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, कहीं भी चौक के ऊपर लगा के नाका और खड़े हो जाते हैं कागज चेक करने के लिए। अपने ही गांव में से निकलो तो आपको पुलिस वालों का डर लगने लगा है, नहीं लगने लगा है क्या? और ये सिर्फ यहां नहीं हो रहा, ये सब जगह हो रहा है। नेताजी भ्रष्टतम हो गए हैं, और आप मान के ठीक है, कोई बात नहीं। अशोक गहलोत ने, डायलॉग अगर आपको याद हो तो अशोक गहलोत ने क्या कहा था? दहशत फैलाओ
तो वैक्सीन लगाएंगे, जल्दी जल्दी लॉकडाउन लगाएंगे, यही कहा था ना, याद है? वो भी यही कर रहा था। और अब ये वाला, इसका नाम क्या है? हगन लाल, ये भी यही कर रहा है। अच्छा भजन है, चला हगन ही लगता है। ये भी यही कर रहा है। आपका जाट नेता हनुमान बेनीवाल कुछ बोलता हो तो देख लो, उसको अपनी माइनिंग माफिया वालों से पैसा खाना है, वो अपना अलग खेल रचता बनता है ना? हमको दिखाया जाता है कि ये बड़ा दबंग नेता है। अरे हमारे रिसोर्सेज को लूट लूट करके वो उनको दे रहा है, वो हमारा नेता कहां से हो गया भाई? मैं भी गया था उसके पास, हनुमान बेनीवाल के पास। मुझे लगा था कि यार ये उस टाइम पे उसने वो पार्टी की घोषणा करी थी, पर घनश्याम तिवारी उसके साथ बैठा था। मैं उसी दिन समझ गया था तो बीजेपी का मोहरा है। घनश्याम तिवारी ने बीजेपी छोड़ी थी 6 महीना पहले। मैंने फेसबुक पर लिखा था, 2018 के चुनाव जब राजस्थान के हुए तो उससे पहले मैंने लिखा था फेसबुक के ऊपर कि घनश्याम तिवारी ने जो इस्तीफा दिया है, ये हनुमान बेनीवाल को, सारे के सारे जाटों को एक जगह इकट्ठा करके और किसी भी तरह से इस व्यवस्था के अंदर भाजपा को लाने के लिए दिया है। और यही काम आने वाले टाइम में हरियाणा में दुष्यंत चौटाला करेगा। ये तब तक किया नहीं था चौटाला ने, दुष्यंत ने वहां। ये खेल चलता है राजनीति का, हमको कौन बता रहा है? कोई नेता आपका नहीं, डॉक्टर आपका नहीं, वकील आपका नहीं, मास्टर आपका नहीं, पुलिस वाला आपका नहीं, जज आपका नहीं। दुकान पे चले जाओगे, सामान बिक रहा है, जितना सारा खाने के सामान जहर के बराबर है। कभी किसी ने उस सामान के पीछे पलटकर आपको पढ़ना नहीं सिखाया कि इस किताब में इस बिस्किट के पैकेट में क्या है, इस नमकीन के पैकेट में क्या है, ये खाने की आइटम, ये ब्रेड का पैकेट में क्या है। कभी पढ़ा आपने? कभी नहीं पढ़ा ना? कुछ मत करना। आपके घर में आपकी पत्नी, बहन, बाप, बेटा, दादा, जो भी खाने का सामान दुकान से लेकर आता है, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, उस सामान के पीछे क्या क्या लिखा है इंग्रेडिएंट में वो लिख दो एक बारी। फिर गूगल पे जाओ, सर्च करो उसके साइड इफेक्ट क्या क्या है, पता करो आपके घर में वो बीमारियां हैं कि नहीं। अगर वो चीज आप लंबे समय से खा रहे हो तो वो बीमारियां आपके घर में पक्का मिलेंगी। तो आपका दुकानदार भी, आपका पड़ोस का दुकानदार जो है, वो भी आपका दुश्मन बना हुआ है, और उसको भी नहीं पता ये बात, और आपको भी नहीं पता ये बात। मास्टर आपके बच्चे को ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा है जिसमें आपका बच्चा अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसको जो कह दिया है वही लिखना पड़ेगा, उसे जो लिखवा दिया है वही याद करना पड़ेगा, और जो याद किया है वही पेपर में लिखना पड़ेगा। दिमाग का इस्तेमाल कर दिया, नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे तो अगली क्लास में दाखिला नहीं होगा, अगली क्लास में दाखिला नहीं होगा तो मम्मी पापा की मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए बच्चा बेचारा ना चाहते हुए भी इस रेक्टिफिकेशन वाली सिस्टम में घुस गया है। आपको लग रहा है शायद आपका बच्चा इसलिए आगे नहीं है क्योंकि आप अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं करवा पा रहे। आप सबको लगता है, सबको। देखो कमाल की बात क्या है, आप सबको लग रहा है आप अपने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर रहे। सब बच्चों को यह लग रहा है मैं अपने मां बाप की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा। और असली कहानी यह है कि कहीं भी 10% से ज्यादा की सीट ही नहीं है। अगर 50 लाख बच्चा 12वीं करता है तो 5 लाख से ऊपर सीट नहीं है बीए में। तो आपके बच्चे में 5 लाख यानी कि 50 में से 45 लाख का एडमिशन नहीं होना। वो आपका हो, किसी का हो, मेरे का हो जाएगा, आपका नहीं होगा, आपके का हो जाएगा, मेरा रह जाएगा, यही चलेगा बस। तो हमको क्या लगेगा, जैसे मेरे बच्चे का दुश्मन आपका बच्चा है। हमको क्या लगेगा, जैसे मेरा ही बच्चा निकम्मा है। हमको लगेगा शायद हम ही अपने बच्चे को बेहतर सुविधा नहीं दे पा रहे। लगता है कि नहीं लगता? क्यों जी, आप सबको लगता है ना कि मेरे वाला मेहनत नहीं कर रहा। तो इसलिए फिर आप क्या, बाप बेटा, बाप कहता है बेटे को तू मेहनत नहीं कर रहा, अगर इतनी सुविधा हमको मिल जाती तो पता नहीं हम आसमान को तोड़ फाड़ देते। बच्चा कहता है तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? ये काम तो सब करते हैं, पैदा किया है तो स्कूल में दाखिला तो करवाना ही पड़ेगा, पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। बच्चा इसे बोलेगा। तो अब बच्चा और माँ आपस में एक दूसरे के साथ उलझे पड़े हैं, जिसमें गलती दोनों में से किसी की भी नहीं है, सिर्फ पंगा है समझ का कि हमने व्यवस्था क्या बनाई, एक दूसरे से आगे भागने वाली व्यवस्था क्या बनानी थी, एक दूसरे के साथ चलने की व्यवस्था बनानी थी कि कोई पीछे ना रह जाए, व्यवस्था बनानी थी कोई किसी का शोषण ना कर पाए,
व्यवस्था बनानी थी किसी के साथ गलत ना हो। अगर ये व्यवस्था बना लेते तो मेरे साथ भी गलत नहीं होता, मेरे बच्चे के साथ भी नहीं होता। पर आपने क्या बनाई? रगड़ने की। तो रगड़ने की बनाई तो जिधर वाले ज्यादा आगे हो जाएंगे उस दिन वो उनको रगड़ देंगे जो पीछे रह गए हैं। बात खत्म। आपने व्यवस्था रगड़ने की बनाई है तो रगड़ो, रगड़ा खाओ। कभी आप रगड़े जाओगे, कभी आपके बच्चे रगड़े जाएंगे। राजशाही भी नहीं रही भैया। जो कभी राजा हुआ करते थे राजस्थान के अंदर, जिनके बाप दादे, आजकल टिकट भी नहीं मिलती है उनको, है? क्यों? अब उनकी औलाद तो नशेड़ी हो चुकी होगी, यानी कि अब वो खत्म पूरा। इसका मतलब है कितनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाओ, एक दिन अगर इस रगड़ने वाली व्यवस्था में ही रहोगे तो रगड़े तो जाओगे। और यदि व्यवस्था बना लोगे एक दूसरे के साथ चलने की, तो कभी कोई बाहर का आदमी नहीं रगड़ पाएगा। गलत कह रहा हूं कि ठीक कह रहा हूं? यानी सारा पंगा सिर्फ एक चीज का है, समझ का। अब समझ आने के लिए तो भाई टाइम लगाना पड़ता है। आपने लगाया समय? रिसर्च पे समय लगाया? नहीं लगाया। बातचीत में समय लगाया? गांव से बात करने में? नहीं लगाया। समस्याओं के समाधान ढूंढने पे समय लगाया? नहीं लगाया। क्योंकि हमको कहानियों में यह बताया गया है कि एक दिन कोई अवतार आएगा और वो आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगा। बस रावण की नाभि में मारेगा तीर और सब खत्म, और फिर आ जाएगा रामराज, है ना? यही तो सिखाया बचपन से हमको। हमको यह नहीं सिखाया है कि समस्या हमारी है तो समाधान हमको करना पड़ेगा। ये भाई साहब कह रहे थे, देवेंद्र बलारा तुम संघर्ष करो। हम तो क्यों भाई, हम क्यों संघर्ष करें तुम्हारे लिए? है? हमारी जिंदगी में हमारा संघर्ष थोड़ा है क्या? हम ये कर सकते हैं कि भैया मैं भी संघर्ष करूंगा, आप भी संघर्ष करेंगे, हम सब करेंगे। ना कि एक संघर्ष करेगा और फिर आप कह दोगे हम तुम्हारे साथ हैं। और जब जिस टाइम पे संघर्ष असली हो रहा होता है, जब पिछवाड़े पे लात मार रही होती है पुलिस ना, जब डंडे मार रही होती है, तब वो संघर्ष करने वाले पीछे कहीं नजर ही नहीं आता। वो भाग रहे, वो जा रहे दूर। ये हो चुका हमारे साथ। जमानती भी नहीं मिलते हैं संघर्ष करने वालों को समय पे, समझे? क्योंकि अच्छा, जिनको नेता बनना है वो तो अपना रास्ता ढूंढते हैं, तो घर से जमानती तैयार करके चलते हैं कि भैया जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे करेंगे, और फिर अगर मुकदमा हो जाए तो जमानत करवा लेना। वो तो सेट करके चलते हैं, अपने से तो नहीं होगा ये। अगर ये तो हम क्यों कर रहे हैं ये संघर्ष? क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया है कि मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं। मैं लाभ लेने के लिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे बहुत सारा लाभ चाहिए, लेकिन मेरे को यह पता है कि मैं जितना ज्यादा संघर्ष करूंगा उतने ज्यादा लोग मेरे बच्चे को बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे। आप नहीं करेंगे तो आपको बचाने के लिए मैं कैसे आऊंगा जब आपने संघर्ष ही नहीं किया? या कोई दूसरा आदमी क्यों आएगा? तो आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं आपके लिए संघर्ष कर रहा हूं, क्योंकि जो समस्या मेरे साथ है, जो नशे वाला माहौल मेरे बच्चे को मिल रहा है, वही आपके वाले को मिल रहा है। तो मैं रो तो अपनी रहा हूं, आपको लग रहा है मैं आपकी बात कर रहा हूं। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं अपने बच्चे को बचाने की, आपको लग रहा है मैं आपके बच्चे की बचाने की लड़ रहा हूं। आपको लग रहा है ऐसा मैं आपके लिए कर रहा हूं या समाज के लिए कर रहा हूं। असलियत ये नहीं है। मैं लड़ रहा हूं अपने बच्चे को बेहतर समाज देने के लिए। मैं लड़ रहा हूं अपना फर्ज अदा करने के लिए कि एक बाप होने के नाते मेरा यह फर्ज है कि मैं अगली संतान को उससे अच्छा समाज दूं जैसा मुझे मिला। आपने इससे अच्छा दिया, फिर तो आपका जीवन सफल, नहीं तो फिर दोबारा से पैदा होकर फिर उसको उस समाज के लिए काम करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि एक बाप का यह फर्ज है। और हमको जैसा समाज मिला था उससे ज्यादा बीमार हैं कि कम बीमार हैं? आज ज्यादा बीमार हैं। उससे ज्यादा अपराध है या कम अपराध है? ज्यादा अपराध है। उससे ज्यादा नशा है या कम नशा है? ज्यादा नशा है। उससे ज्यादा अत्याचार है या कम है? ज्यादा है। उससे रोजगार ज्यादा है कि कम है? रोजगार कम है। उससे
परिवार में प्रेम ज्यादा है कि कम है? पहले से कम हो गया। टीचर और बच्चे के बीच का रिश्ता अच्छा है कि बुरा है? बुरा हो गया। भाई भाई का रिश्ता और गांव में आपस में समाज का एक दूसरे से रिश्ता खराब हुआ कि अच्छा हुआ? खराब हुआ। जमीन अच्छी हुई कि खराब हुई? खाना अच्छा हुआ कि खराब हुआ? शरीर खराब हुआ कि अच्छा हुआ? खराब हो गया। अच्छा क्या हुआ भाई? सिर्फ मोटरसाइकिल आ गई, कार आ गई, इसी को अच्छा बोलेंगे? कि पहले तो इतने दिन लगते थे वहां तक जाने में, हैं? अब भला झटके से चले जाता। तो जाके क्या कर लेते हो? हैं? अभी कार उठा के निकल तो लेते हो, पर करते क्या हो? जा करके समय तो बचा लेते हो। मान लिया अभी भला हम जयपुर ऐसे निकल जाते, 2 घंटे में जयपुर पहुंच जाए, तो फिर क्या कर लिया 2 घंटे में जाके? क्या लेकर आए वहां से? घर में बर्बाद करने की चीज के अलावा आप क्या लेके आए? कुछ भी नहीं। भाई देखो, मैं ये मानता हूं बुजुर्गों, साथियों, नौजवान साथियों, एक सिंपल सी बात को समझ लो। यदि हालात खराब हुए हैं तो आपने जो भी किया है वो गलत था। नहीं? हाँ जी। क्योंकि जब तक ये नहीं मानेंगे, मैंने मान लिया आज से 9 साल पहले, मान लिया 2016 में, और अपने बच्चे से माफी मांगी हाथ जोड़कर कि गलती हो गई बच्चे, मैं गांव छोड़कर आया, चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ, सोचा था तुझे एक अच्छा माहौल दूंगा, चंडीगढ़ में तो इतना नशा है, बहुत बुरा हाल है। वापस गांव जाने के बारे में सोचा तो गांव में नशा तब तक वहां भी आ चुका था। क्योंकि जिनको थोड़ी बहुत समझ थी, उनको लगा गांव में कुछ नहीं है, वो लोग शहर में शिफ्ट हो गए। तो समझ वाले लोग, या जिनके पास जमीन थी, या जिनके पास पैसा था, वो सारे तो गांव छोड़कर चले गए। तो संभालने वाला कोई गांव में बचा नहीं, तो पीछे से गांव में भी घुस गया, नशा भी घुस गया, पुलिस भी घुस गई, जमाखोरी भी घुस गई, नशाखोरी भी, सब अपराध भी घुस गया, सब गंदगी घुस गई, मोबाइल घुस गया, एलईडी घुस गई। तो बच्चों का सबका दिमाग खराब होने लग गया, रिश्ते भी खराब हो गए, सारा खराब हो गया। यही हो रहा है। अब वापस जाकर के देखा तो ना अब हम उधर के ना उधर के। गांव वाले मेरे बच्चे को कहते हैं ये तो चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ वाले कहते हैं ये तो फफड़ाना का है। उसको बेचारे को खुद ही नहीं पता मैं कहां का हूं। है? हम सब ने अपने अपने बच्चों की जड़ें काट दी अपने हाथों से। अब सोच रहे क्या करें, अब सोच रहे कहां जाएं, रास्ता कोई नहीं है भाई। आप देखते हो, मैं इधर देखता हूं, यहां भी यही हाल है। थोड़ा आगे चले जाओ, पाली की साइड चले जाओ, उधर भी वही हाल है। उधर जैसलमेर चले जाओ, उधर भी वही हाल है। सबकी जड़ें कटी पड़ी हैं। और कमाल की बात क्या है कि महाराष्ट्र का आदमी आ रहा है रोजगार के लिए राजस्थान में, और राजस्थान का आदमी जा रहा है महाराष्ट्र में। बिहार का आदमी आ रहा है हरियाणा पंजाब में, और हरियाणा पंजाब का जमीन खरीद रहा है बिहार में और यूपी में। नहीं, गड़बड़, सारा उलट पुलट। यहां जितनी ये रेडियां मिलेंगी आपको आसपास की, ज्यादातर बाहर के लोगों की, प्रवासियों की मिलेंगी, आपके आसपास के आदमी की नहीं मिलेंगी। और ये सब जगह हो रहा है। कमाल की बात तो ये है कि ये मतलब राजस्थान में, अगर मैं यहां रामपुरा ऊटी की बात करूं, रामपुरा ऊटी में रामपुरा के आदमी के पास टैलेंट या सुविधा नहीं है कि वो यहां के लिए कोई काम कर सके, लेकिन बाहर से आदमी आके कह रहा है कि काम कर लेते हैं। और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है आपको। ये सिर्फ भाषण के तौर पर नहीं लेना है, इसको समझिए ये कितना क्लासिकल काम है। कि मैं पूरा भारत घूमा, और जब घूम रहा हूं तो मैं 2-3 चीजें देख रहा हूं कि जहां के बंदे को, जहां के आबादी को बर्बाद करना है, वहीं की आबादी का व्यक्ति वहां उसको बर्बाद करता है। जैसे आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर, वो आपकी बेटी बहू है, और वो आपकी सारी जानकारी WHO को, यूनाइटेड नेशन को दे रही है। पता आपको ये बात? अभी आपको नहीं मालूम है आंगनबाड़ी का असली नाम क्या है? पता आपको? आपको तो आंगनबाड़ी बताया गया है, आशा तो हॉस्पिटल के लिए है। आंगनबाड़ी का असली नाम पता किसी को? नहीं पता ना? उसका नाम है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और ये WHO की स्कीम है।
यूनाइटेड नेशंस की स्कीम है, सारा पैसा वहां से आता है, यहां का कोई पैसा नहीं है। और वो सिर्फ आपके घरों की जानकारी के लिए रखे हुए हैं कि किसके घर में किस तरह का माहौल है, वो पूरी जानकारी वहां देनी है, ताकि और कैसे तोड़ा जाए, और कैसे सत्यानाश किया जाए, और कैसे बर्बाद किया जाए, ये सीधी जानकारी आंगनबाड़ी से जाती रहे वहां। अब ये बात ना आंगनबाड़ी को पता ना आपको पता, तो आपका सत्यानाश वही कर रहा है। कलेक्टर जो है, वो जो आपका सरफेसी एक्ट के तहत आपके मकान की कुर्की का आदेश दे रहा है, वो यहां का बच्चा कहीं और जाकर कलेक्टर लगता है, और कहीं और का बच्चा आपके जिले में कलेक्टर, तहसीलदार या कुछ और लगता है। वो आप ही का तो बच्चा है, तो वो आप ही के बच्चे के थ्रू आपकी बर्बादी। उसको क्या लग रहा है कि मैं तो रामपुर उत्ती का हूं, लेकिन मैं यहां के लोगों के लिए तो कुछ बुरा नहीं कर रहा, मैं तो जोधपुर जाकर के कर रहा हूं, जोधपुर में अगर कोई गलती हो रही है मैं क्या करूं, मैं तो नियमों का पालन कर रहा हूं। तो उसे क्या लग रहा है, मैं नियमों का पालन कर रहा हूं, पर नियम ऐसे बनाए गए हैं कि उनका पालन करने में समाज को बर्बाद करना जरूरी है। अब आप बता दो, अब यह तय हो गया, क्लियर हो गया। मास्टर जी के केस में थोड़ा देख लेते हैं। पटवारी आपके गांव का है, बाहर का है? बाहर का। मास्टर जी गांव का है कि बाहर का? बाहर का। अब वो बाहर का आदमी आया है, नियमों का पालन करेगा या आपके बच्चों की चिंता करेगा? वो नियमों का पालन करेगा। और नियम बनाए गए हैं आपके बच्चों को, गांव को, स्कूल को बर्बाद करके सरकार के नाम लिखवाने के लिए। जमीन हथियानी है उनको, नियम बनाए गए हैं जमीन हथियाने के लिए, खेल रचा गया है जमीन हथियाने के लिए। तो अब आपके गांव का बच्चा किसी और की जमीन हथियाने में मदद कर रहा है, और सारा खेल समझ में ना जाए इसलिए 3 या 5 साल ही एक जगह पर नौकरी पर रखते हैं। जब तक वहां के लोगों से संपर्क बनता है, यारी दोस्ती बनती है, तब तक ट्रांसफर हो जाती है। तो ना पूरी बात वो आपको बता पाते, ना पूरी बात आप बता पाते, तो पूरी बात पूरे समाज में कहीं भी नहीं जा पाती, जिसकी वजह से हम धीरे 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 अपने ही समाज में कोई किसी गांव में, कोई किसी गांव में बिल खोदता रहता है और सत्यानाश की राही बनाता रहता है। सच्चाई बताने कितने लोग आते हैं गांव में? कितने लोग आते हैं साल में सच्चाई बताने? कोई भी नहीं। मेरे जैसा आदमी कितने साल में, 1 साल में आया? साल में एक बार बताने से बात बन जाएगी? इन्होंने तो जाल बिछा रखे हैं। ये देखो, सेवा, ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड है, ये कंपनी है, ये आपके लिए नहीं है। कहीं आप ये सोच रहे हो कि ये गांव वालों की है। ठीक, इधर आ जाओ। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जमीन कहां की है? गांव की। कब्जा किसका है? गुंडों का, फार्मा कंपनियों का। सामुदायिक भवन रामपुरा होती, जमीन किसकी है? गांव की। कब्जा किसका है? सरपंच का ना। सरपंच संवैधानिक पद नहीं है, गुंडागर्दी का पद है, खाली पैसा खाने के लिए बनाया गया पद है। कोई संविधान का पद नहीं है। कोई गांव के स्ट्रक्चर में, भारत के स्ट्रक्चर में सरपंच नाम का कोई पद नहीं है। पता है आपको ये बात? नहीं पता है। आगे चले जाओ। राजीव गांधी सेवा केंद्र, वो क्या है? सीएचसी सेंटर है? सीएचसी सेंटर, पंचायत भवन। अरे वो भी उन्हीं का हो गया फिर? एडजस्ट कर दिया, वो दोनों जगह एडजस्ट कर दिया। नंद घर किसकी क्या लिए है? आंगनवाड़ी किसका है? WHO यार, बताया तो, यूनाइटेड नेशंस का। जमीन किसकी? गांव की। और कब्जा किसका? यूनाइटेड नेशंस का। आगे चले जाओ। पटवार भवन, जमीन किसकी? पटवारी आपके गांव का है, बाहर का है? व्यवस्था बाहर की है, आपके गांव की है, तो कब्जा किसका? बाहर का। आगे चले जाओ। किसान सेवा केंद्र, इसमें किसान के फायदे का होता है, किसान को लाइनों में लगाया जाता है, लाइनों में ही लगाया जाता है। किसान तो यहाँ माई बाप की तरह रहता है। जमीन किसकी? गांव की। खोला गया किसके लिए? किसान के लिए। लेकिन किसान को यहाँ मिल क्या रहा है? केमिकल, पेस्टिसाइड, यूरिया, DAP, जिसके अंदर ग्लाइफोसेट है, जो इस वैक्सीन में भी है, जो बुद्धि को खराब करता है। अगला वाला लास्ट में क्या है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। ये क्या करता है? ये वो है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कोटे वाला राशन है ना। ये कोटे वाला राशन क्या कहता है आपको पता है? जमीन किसकी? गांव की। अनाज किसका?
किसान का अनाज पहले यहां से कहीं और जाएगा गोदाम में, वहां से भर के फिर वापस गांव में आएगा। है कितने मूर्ख है ना अपन। मतलब पहले गांव से बाहर जाएगा, बाहर से फिर गांव में आएगा। जब किसान से लिया जाएगा तो सस्ता लिया जाएगा, और जिसको दिया जाएगा सस्ता दिया जाएगा, और बीच में गाड़ियों का तेल भी फूका जाएगा, और वो टैक्स का पैसा देश से लिया जाएगा, और वो जो बेनिफिट है वो किसी कंपनी को मिलेगा। और फिर ये पीडीएस क्या ऐलान कर रहा है मालूम है? ये पीडीएस गांव में कितने प्रतिशत लोग अनाज लेते हैं? 5 किलो अनाज 90% ले रहे हैं। आपका आंकड़ा ये कहता है कि यदि 100 घर हैं गांव में तो 90 घरों में 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति के हिसाब से लिया जा रहा है। अभी भी कह रहा है, उधर बैठे मोगली जी भी कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं। पहली बात सोच कर देखिएगा, 1 किलो अनाज की कीमत कितनी है? 20 रुपया। 5 किलो अनाज की कीमत 100 रुपया। 100 रुपए के लिए महीने में एक बार भिखारी बनने के लिए आते हैं। 100 रुपए के लिए मात्र। कहने को 5 किलो दिखाई दे रहा है पर कीमत मात्र 100 रुपए। 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। है चलो ये नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। अभी तो हम वैसे ही दे देते हैं। 100 रुपए तो गाड़ी में बैठा बंदा दे देता है भिखारी को 50 रुपए, और वही आता भी है फिर यहाँ अनाज लेने भीख लेने। लेकिन ये केवल मात्र इतना नहीं है कि आपको भिखारी बनाया जा रहा है ना। जैसे मैंने कहा अभी 2 मिनट पहले सिसोदिया जी ने यह कहा, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, जब भी इस देश के ऊपर कोई आपत्ति आएगी हम ये कर देंगे। और मेरे जैसा आदमी आज से 50 साल बाद सिसोदिया जी के गांव में जाएगा और बोलेगा, ओ महाराणा प्रताप के वंशज इधर आ, तेरा बाप 2026 में 5 किलो अनाज की भीख लिया करता था। नहीं मतलब मैं सिसोदिया जी को सिंबॉलिक बोल रहा हूं, कदे महाराणा प्रताप वाले मेरे पीछे पड़ जाए। राणा जी समझे बात को? अरे भाई मेरी बात समझ में आ रही है? क्या हो रहा है? इतिहास लिखा जा रहा है कि अगर रामपुरुती के अंदर 90% लोग 5 किलो अनाज ले रहे हैं, कन्या योजना का फायदा ले रहे हैं, विधवा पेंशन का फायदा ले रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन का फायदा ले रहे हैं, यदि वो अपने बच्चे को आंगनबाड़ी में पैसा चूरी लेने भेजते हैं, यदि वो अपने स्कूल में मिड डे मील खा रहे हैं, यदि फ्री का बस्ता और फ्री की वर्दी ले रहे हैं, तो आज से 50 साल बाद आपके बच्चों को, आपके वंशजों को यह कहा जाएगा कि चुप कर जा भिखारी की औलाद, तेरा बाप 2026 में, तेरा दादा 2026 में लड़की पैदा होते ही पैसे लिया करता था, लड़की को पालने का पैसे लिया करता था, लड़की की शादी में पैसे लिया करता था, बच्चा पैदा होते ही फ्री के इंजेक्शन लगवाया करता था, स्कूल में मिड डे मील हम दिया करते थे। चुप हो जा, तुम्हारे घर में विधवा औरत हो जाती थी तो उसको विधवा पेंशन हम देते थे, अपने बाप को पालने का बुढ़ापा पेंशन हम देते थे। वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, बल्कि तुम्हारे घर में रोटी भी नहीं बनती थी, 5 किलो अनाज हमसे लेकर के तुमको रोटी खिलाया करता था। तुम कोई गर्व वाले आदमी नहीं हो, तुम्हारा इतिहास बहुत गंदा है, गरीब जलील लोग हो तुम। नहीं लिखा नहीं जा रहा क्या? बताओ 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 बताओ। ये लिखा जा रहा है इस टाइम कागज में, अंगूठा लिया जा रहा है आपका। ये नहीं है आप ले रहे हो या ना ले रहे हो, आपके नाम का रजिस्टर में एंट्री हो रही है। पूरी की पूरे भारत को भिखारी बनाने की योजना है ये। कहीं आप ये सोच रहे हो कि ये कोई आपके फायदे की योजना है? और जितनी भी ये बाउंड्री बन गई है, जब हम पिछली बार आए थे ये खुला था, ये ओपन था। ओपन था तो गांव का था। यहां चौकीदार जिस दिन यहां गेट लग जाएगा और चौकीदार बैठेगा, वो चौकीदार गांव का होगा कि बाहर का होगा? बाहर का होगा। तो चाबी अपने घर की किसी और को दे रहे हो आप। एमएलए बाहर का, जिला पार्षद बाहर का, ब्लॉक समिति बाहर की, पार्लियामेंट का मेंबर बाहर का, कंपनियां बाहर की, मास्टर जी बाहर के, वकील साहब बाहर के, जज बाहर के। आपका कौन है भाई? आपका सिर्फ सिर है, जूता बाहर का है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये आपके साथ हो रहा है और हमको दिखाई, कमाल की बात यह हमको दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आंखें बंद हैं। क्या सचमुच बंद है? कभी किसी दारू पिए हुए आदमी को देखना या कोई नशा किए हुए आदमी को देखना,
उसकी आंखें ऐसे रहती हैं, ऐसे, कहने को वो पूरी खुली रहती है, ऐसे रहेगी, है ना। हाँ भाई बोल, क्या चाहिए, हाँ भाई, तब ऐसे करेगा वो, है ना। और दुश्मन लोग होंगे ना, इसी वाली वीडियो को काट के कह देंगे देख नशा करता है ये, स्टेज पे नशा करके चढ़ता है। लेकिन सोचो आप, मैं ये बात समझने की है, नशेड़ी आदमी की आंखें खुली हैं, उसको सब दिख रहा है सामने क्या हो रहा है, लेकिन जब वो मारने चलेगा तो उससे मारा नहीं जाएगा, वो लड़ने लगेगा उससे हाथ नहीं उठेंगे। उसको पता है कि मेरे घर में चोर घुस गया है, लेकिन उससे बैलेंस नहीं बनेगा। ये क्या क्या गेम है ये, कहां से आता है ये सारा कुछ, कि गड़बड़ क्या है शरीर में। एक दारू की बोतल ने क्या किया अंदर जाकर, या एक उसने पैग ने, जो 2 पैग 3 पैग ने क्या किया, उसने डायरेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक किया। नर्वस सिस्टम पे अटैक होने के बाद हमारे हाथों को, पैरों को, जबान को जो चीज कंट्रोल करती है, जो आदेश देती है, वो यहां से चलती है। सही और गलत का निर्णय लेने का काम पाइनियल ग्लैंड करता है। क्या काम करता है? जिसका आपको आने वाले समय में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। पाइनियल ग्लैंड जिसकी सही है, उसका एंटीना अभी बचा हुआ है। एंटीना परमात्मा से सीधे संदेश लेने का, परमात्मा से जुड़ने का, प्रकृति से जुड़ने का, खुद से जुड़ने का, और अपने गांव, अपने परिवार, अपने समाज के लिए सही निर्णय लेने का। वो पाइनियल ग्लैंड काम कैसे करती है? उसमें सबसे पहला काम होता है कि आप अपने घर का उगा हुआ बिना केमिकल का खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। ये जितने लोग यहां बैठे ना, जो घर से उठ के आ सकते हैं अपनी मीटिंग के लिए, ये सारे वो लोग हैं जो अपना खाना सुधार चुके हैं या सुधार रहे हैं। एक भी गंद खाने वाला आदमी यहां बैठ ही नहीं सकता आधा घंटा, 1 घंटे से ज्यादा। बाजार का खाने वाला आदमी अपनी मीटिंग में नहीं बैठ सकता, बर्दाश्त ही नहीं होंगे उससे हम। उसको लगेगा यार ये तो हमको ही गालियां दे रहा है? तो वो उसका पाइनियल ग्लैंड। अब तो पाइनियल ग्लैंड का पहले नंबर पर काम है, उसको ठीक रखने का काम है शुद्ध खाने का। दूसरे नंबर पर है, अगर आपके आसपास कोई पशु भी है या पक्षी हैं, जैसे हमारे राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण काम करता है, इस काम को खेजड़ी करती है। अगर खेजड़ी आपके आसपास है तो आपके बचने के चांसेस रहेंगे, इसलिए राजस्थान में पूजा जाता है खेजड़ी को, और इसलिए ये लोग काट रहे हैं सोलर के नाम पर। इस गेम को समझना बस, कि वो आपका अटैक यहां कर रहे हैं कि यदि इन लोगों को सब कुछ पता होते हुए भी अगर अपने बच्चों के लिए लड़ने की हिम्मत ही खत्म कर दे, जैसे कि नशेड़ी आदमी की होती है, तो उनका काम आसान है। तो पैदा होते ही वैक्सीन लगा दो ताकि ये इनका जो वॉरियर जीन है वो मर जाए। वॉरियर जीन क्या होता है? जो राजस्थान सेना में ज्यादा कौन लोग हैं? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 4 जगह के लोग हैं, क्योंकि यहां की मिट्टी के अंदर वॉरियर जीन है, लड़ने वाला जीन। अगर इनको दुश्मन नहीं मिलेगा लड़ने के लिए तो घर में लड़ेंगे, ये लड़ेंगे पक्का, ये पैदा ही लड़ने के लिए हुए हैं। ये भाइयों से लड़ने लग जाएंगे अगर बाहर नहीं लड़ेंगे तो। इसलिए आपके भाइयों में झगड़े सबसे ज्यादा यही हो रहे हैं, क्योंकि बाहर दुश्मन नहीं मिल रहा। दुश्मन जिस दिन बाहर के आदमी को पहचान लिया, दुश्मन को जिस दिन पता लग गया कि पटवारी, तहसीलदार, मास्टर, वकील ये दुश्मन है, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, डॉक्टर ये दुश्मन है, असली दुश्मन आपका भाई नहीं है। उस दिन आपको असली दुश्मन मिल जाएंगे लड़ने के लिए। कलेक्टर दुश्मन है, नेता जो आपका पॉलिटिशियन है वो दुश्मन है, इस टाइम उस व्यवस्था में घुसा हुआ हर व्यक्ति दुश्मन है। जिस दिन ये पता लग जाएगा आपके घरों के झगड़े खत्म हो जाएंगे, उसी दिन खत्म हो जाएंगे। इसीलिए जागा रहे हैं हम लोग कि ये रास्ता, जैसे ही आपको यार जाके आपने लड़ लिया, आप दिन में 2 घंटे, घर आके लड़ने की कहां गुंजाइश रहेगी? छोटे भाई को बोल दे कोई बात नहीं यार, ले जा तू, कर ले जा, क्या दिक्कत? बड़े को बोल देंगे बड़ा भाई है कोई बात नहीं। लेकिन अगर बाहर कोई नहीं मिला लड़ने को तो घर में क्यों, तेरी हिम्मत कैसे होगी हाथ लगाने की इस चीज को मेरी मर्जी के बिना? फिर वो चलेगा। तो अब जो बात थी वो ये थी कि आपको यदि कंट्रोल रखना है तो आपकी पाइनियल ग्लैंड को दबा के रखना पड़ेगा।
उसका रास्ता पहला तो जबान से जाए, अंदर जाए तो प्योर खाना जाए। दूसरा तरीका, आप जमीन से जुड़ो। जमीन से जुड़ने का तरीका क्या है? नंगे पैर मिट्टी में, खुली मिट्टी में, सड़क पर नहीं, फर्श पर नहीं, पत्थर पर नहीं। इसीलिए अब राजस्थान में भी ईंटों वाले घर बनने लग गए, पत्थर वाले, सीमेंट वाले, ताकि ये भी सब कचरा करने ले, अपना अपना कचरा कर ले। देखो ना आप, मैंने कुछ ऐसे परिवार देखे राजस्थान में जिन्होंने नया घर बना लिया, पुराना तोड़ा नहीं। अब उनके जो घर वाले वो कहते हैं यार मन वहीं लगता है जाके, पुराने वाले में ही। है आप में से कोई ऐसा जिसका मन वहीं लगता है ना? मतलब वो नए वाले में क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये बॉडी जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है बहुत बड़ा। ये जब तक इसमें ऊपर से ऊर्जा मिलती रहेगी तब तक ये इसको मजा आता रहेगा। और जो ये चौरस बिल्डिंग है, ये जो चौरस बिल्डिंग है, डब्बा, क्यूबिकल शॉप में, यानी कि जैसे सीमेंट का जो घर होता है पत्थर वाला, नीचे भी फर्श, ऊपर भी फर्श और चारों तरफ तो है ही सीमेंट, वो बंद डब्बा हो गया तो उसके अंदर से जो एनर्जी है वो बाहर नहीं जाएगी और अंदर भी नहीं आएगी। आपने देखा होगा, जैसे मंदिर देखो आप, मंदिर चौरस है नीचे से, लेकिन ऊपर से फिर जाकर के ऐसे हो गया और टॉप पे जाकर के वहां कोई धातु लगी हुई है। मोस्टली वो तांबा लगाया करते थे पहले, या फिर सोना लगता है। वो बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है, ताकि जो ऊर्जा है वो सीधी जाए। और आदमी जो नमन करता है भगवान के आगे, मूर्ति के आगे, वो बिल्कुल उसके बीच में आके करता है मंदिर में। बाहर से कोई नहीं, आजकल वाले तो बाहर से भी करके निकल लेते हैं, लेकिन असलियत में वो अंदर जाता है, वो अपनी गर्दन को ऐसे करता है, तो ये जो हिस्सा है ये सीधा वहां से कनेक्ट होने की कोशिश होती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सबकी शेप यही मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कभी भी बंद नहीं मिलेगा ऊपर से। आपका ज्यादा मन, देखना जरा ध्यान से, झोपड़ी जो घर में बनी है वो अगर ऐसी बनी है, छत अगर ऐसी होगी ज्यादा मन लगेगा वहां पर। सीधा फ्लैट छत होगी नहीं लगेगा। इसका सारा कनेक्शन यहां से है और ये उनको पता है, वो आध्यात्मिक लोग हैं। यहां बात करने के लिए समय नहीं है किसी के पास इन सब चीजों के ऊपर। तो अब वो क्या करेंगे कि आपकी स्पाइनल ग्लैंड के अटैक करेंगे। तो उसके तरीके क्या क्या हैं पाइनियल ग्लैंड के? सबसे पहला नंबर, उस बुद्धि को खराब करने का काम है खाने के जरिए। तो खाना बता दिया, ग्लाइफोसेट, वो आपके यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, जितना भी खेत में आप केमिकल डालते हो सब में ग्लाइफोसेट है। इसका मतलब हर बाइट में ग्लाइफोसेट है, यदि आप बाजार वाला बीज, बाजार वाला केमिकल डालते हो खेत में, या कुछ भी पैकेट वाला खाना लेकर आते हो। नंबर 2, पीने का पानी, उसमें डालो फ्लोराइड। टूटी का पानी जहां भी आता है, सुबह सुबह पहला पानी, पहली बाल्टी भरकर देखना आप। जैसे 4 बजे अगर आता है, कहीं 5 बजे आता है, तो पहली बाल्टी भरोगे तो सफेद सफेद पानी आता है। किस किस के यहां आता है सफेद पानी? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ मुझे। कहीं मैं ही सोच रहा हूं कल्ला चंडीगढ़ में आता है, सिर्फ यहां भी आ रहा है, सब जगह आ रहा है, मैं जहां भी पूछ रहा हूं। पहली बाल्टी, दूसरी, तीसरी बाल्टी वो व्हाइट आ रही है और सब जगह, सबके घर में, तो वो केमिकल डाल रहे हैं फ्लोराइड। आपके यहां भी टूटी का कनेक्शन जहां है, जल घर है, जल घर में जो नौकरी करता है गांव का है कि बाहर का है? बाहर का है ना। अब उसको तो एक पैकेट मिलता है, वहां एक कीप लगी है, वो उस पैकेट को, पाउडर को उसमें डाल देता है, वो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सबके घरों में जाता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि पाइनियल ग्लैंड पे दूसरा अटैक फ्लोराइड के जरिए हो रहा है। तीसरा अटैक वहां होता है सुगंध के जरिए। सुगंध नहीं, गंध, जो सिंथेटिक गंध है। कुदरती गंध के अलावा कौन सी गंध? ब्रेड की, सड़े हुए की, पाउडर की, शैम्पू की, फेस वॉश की, हैंड वॉश की, साबुन की, ये डिओड्रेंट की, कुछ भी ऐसा जो केमिकल पैकेट में आता है, उसकी जो स्मेल है वो पाइनियल ग्लैंड पे अटैक करती है। यानी खाना, पीना, सूंघना और स्किन पे जो लगाते हैं पाउडर और साबुन और ये जो क्या कहते हैं मॉइस्चराइजर, ये सारा का सारा, क्योंकि जो स्किन होती है, अगर आप इसमें तेल लगाओ थोड़े टाइम के बाद खाल उसको, स्किन उसको पी लेती है, पीती है, वो खाती है, यानी हमारी स्किन भी खाती है। इसलिए पुराने टाइम पर लगाने के नाम पे सिर्फ हल्दी, चंदन, दूध, मलाई, सिर्फ ये लगाया करते थे, क्योंकि जो हम खा नहीं सकते वो शरीर पर नहीं लगाना चाहिए, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग आयुर्वेद सब कहता है। और खाने का एक ही नियम है, इफ इट
इफ नेचर डिड नॉट मेक इट, डू नॉट टेक इट, इसको ऐसे बोलते हैं। अगर उसको कुदरत ने नहीं बनाया है तो खाओ मत, और अगर वो खाने लायक नहीं है तो लगाओ मत। शरीर पे केवल वही चीज लगानी चाहिए जो खा सकते हो, और अगर खा नहीं सकते तो स्किन पे लगा रहे हो तो सीधा पाइनियल ग्लैंड पे अटैक हो रहा है। मालूम है आपको? नहीं मालूम है? अब आपको कोई साबुन है, ध्यान देना, एक साबुन आता है, वो कहता है कि ये 99% कीटाणुओं को मार देता है ना? आता है ना एक साबुन। अब कमाल की बात यह है कि हमारे शरीर पर 99% जो बैक्टीरिया है या कीटाणु है वो फायदेमंद वाले कीटाणु हैं, और वो साबुन सिर्फ फायदे वाले ही कीटाणुओं को मारता है, जो नुकसान कर सकता है उसको मारने की हिम्मत नहीं है। जैसे कोई बाहर से गुंडा आए और गांव में 3-4 गुंडे हों और बाकी शरीफ हों, तो वो सिर्फ शरीफों को लूट सकते हैं, गुंडों को नहीं लूट सकते। पहले गुंडे हैं उनकी, या तो सेटिंग होगी या पहले मजबूत होंगे वो। समझ रहे हैं आप बात? तो गांव में भी इसलिए हम ही लुट रहे हैं, और शरीर पे भी वो शरीफ ही लुट रहे हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अब सोचो इस पॉइंट को कि जो स्किन पे लग रहा है वो भी पाइनियल ग्लैंड पे अटैक हो रहा है। चौथी चीज है जो पाइनियल ग्लैंड पे अटैक करती है, वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की बाल्टी, एल्यूमिनियम का मग्गा, एल्यूमिनियम का तसला, एल्यूमिनियम का गेट, एल्यूमिनियम का दरवाजा, एल्यूमिनियम का हैंडल, एल्यूमिनियम का जो बर्तन घर में है जिसमें आप पानी गर्म करके पी रहे हो या कुछ भी चाय बना रहे हो, या बाहर दुकान पे आप देखोगे एल्यूमिनियम का बर्तन मिलेगा। हम उसे कहेंगे पीतल क्यों नहीं? बोला यार पीतल गर्म भी बहुत लेट होता है, ठंडा भी बहुत लेट होता है, धोने मांजने का बड़ा पंगा है, इसलिए एल्यूमिनियम है वो। और कैदियों को अंग्रेज एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही खाना दिया करते थे। सिर्फ पर्पस यही था कि भारी मेटल होता है एल्यूमिनियम, और वो हमारे ब्लड क्लॉट्स को, ब्रेन को रोकने का काम करता है, ब्लड क्लॉट्स बनाने का। हाँ देखो, इसीलिए आपके मोटरसाइकिल में जो क्लच है और ब्रेक है हाथ वाले, वो एल्यूमिनियम के दिए जाते हैं, क्योंकि जिस भी चीज को आपका चीज हाथ लगाया ना, वो समझो खा रहे हो। हाथ जिस चीज को लगा लिया समझो वो बॉडी में जा रहा है अंदर सीधा। ये जो मौसम है इस टाइम का, जो आजकल का मौसम है फागुन का, ये एलर्जी का मौसम है। आयुर्वेद में सबसे बढ़िया एलर्जी के लिए बताया गया है गोबर, गाय का, देसी गाय का। और अब खा तो सकते नहीं गोबर, शर्म आती है, इसीलिए होली गोबर से खेली जाती थी। आपको ध्यान नहीं है शायद, लेकिन बड़े बुजुर्गों को पता होगा। वो रंगों से होली नहीं खेलते थे, पानी से नहीं खेलते थे, गली में जितना पड़ा होता था गोबर उसी को सबको लगाया करते थे, ढूंढ ढूंढ के लगाया करते थे। और जब तक गोबर से होली खेली गई किसी को एलर्जी नहीं हुई थी। नोटिस किया आपने कभी? तो स्किन पे लगेगा तो स्किन भी खाएगी उसको बेसिकली, तो इनडायरेक्टली हम खा रहे थे उसको, समझे? और साथ में वो अंदर जाकर के इस टाइम की एलर्जी को रोक रहा था। और इसीलिए इस त्योहार को हमारे पुरखों ने आयुर्वेद के हिसाब से रखा था। आप दिवाली जाओगे, होली जाओगे, दशहरा देखोगे, खेल के वो देखोगे, आपके घर में बनने वाले पकवान देखोगे, त्योहार देखोगे, चाहे आपका वो क्या कहते हैं उसको, बसंत पंचमी का देख लो, या फिर इसको क्या बोलेंगे, आधी रात का व्रत बोला करे जो, लोहड़ी, मकर संक्रांति, करवा चौथ, जन्माष्टमी, इन सब की टाइमिंग के हिसाब से भोजन, टाइमिंग के हिसाब से प्रसाद, मौसम के हिसाब से, शरीर की जरूरत के हिसाब से त्योहार, इतना गजब सिस्टम हमारा था। पर बीच का इतिहास गायब, क्योंकि हमको पढ़ना सिखा दिया अकबर, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, इनको पढ़ो बस खाली। काहे को पढ़ो भाई? आपके बच्चों को, तुम कौन सी क्लास में हो बच्चे? हैं? 3rd ईयर में। ह्यूमैनिटी पढ़ रही हो? अब ये ह्यूमैनिटी पढ़ रही है बेचारी 3rd ईयर में। 3rd ईयर पढ़ने का मतलब 20 साल की हो गई ना, 20 साल की। 20 साल की का मतलब हो गया कि 3 साल की में पढ़ने लगी होगी, 17 साल से पढ़ रही है। अब कमाल की बात है कि 17 साल से सिर्फ युद्ध पढ़ रही है,
है कि नहीं? क्यों भाई? इस बच्चे को किसका क्या कसूर है कि मतलब ये युद्ध युद्ध पढ़े जा रही है 17 साल से? आप सब भी जिन वो पढ़ के आए हैं युद्ध पढ़ रहे हो, काहे को? क्या हमारे पुरखों ने सुख से रहना, खुशी से रहना, स्वस्थ रहना, परिवार के हिसाब से रहना कभी नहीं सीखा था? क्या हमारे परिवार अपराध मुक्त नहीं थे? क्या हमारा गांव इकट्ठा होकर नहीं जीना आता था? उसके बारे में कभी नहीं पढ़ाया जाता हमारे बच्चों को? युद्ध के लिए इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि करिकुलम बनाने वाला रॉकफेलर फाउंडेशन वही हथियार बनाता है, युद्ध के हथियार। आपके अब युद्ध इंडिया पाकिस्तान का युद्ध, ताकि आप 24 घंटे युद्ध के लिए तैयार रहो और जब देश युद्ध का नाटक चाहे कर सके। देश के अंदर इमरजेंसी लाने के लिए भूकंप, बाढ़, सूखा, युद्ध, महामारी, ये 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन संविधान में दी हुई हैं कि ये हालात होंगे तो नागरिकों के अधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अगर हम सरकारों को इजाजत देंगे अपने अधिकार सस्पेंड करने के, तो वो तो युद्ध पे युद्ध लाते रहेंगे। 13 साल से यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है। क्यों भाई? 13 साल होते हैं यार, सॉरी 13 महीने से, 13 महीने के युद्ध होते हैं क्या? लेकिन युद्ध नहीं है, स्क्रिप्ट है। क्योंकि युद्ध के नाम पर देश अपने अधिकार सरेंडर कर देता है। जैसे कोरोना महामारी के टाइम पर महामारी के नाम पर हमने अपने अधिकारों को समर्पित कर दिया कि जाओ मार लो लठ, पुलिस वालों को कह दिया मारो लठ, डॉक्टरों को कह दिया लगाओ टीके, धक्के से। चाहते नहीं है हम, फिर भी दिखाएंगे तुमको सर्टिफिकेट, लो माई बाप, कोई बात नहीं, देश में महामारी आई है, हमारी तो एस्तेसी हो जाए, हमारा तो पूरा परिवार खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, तुम देखो सर्टिफिकेट। ठीक है ना? ये फायदा उठाते हैं ये लोग। इन्होंने पूरा माइंड को प्रोग्राम करने का खेल रचा हुआ है। इसीलिए ये हमारे उस पाइनियल ग्लैंड पर अटैक करते रहते हैं। तो हमारी स्किन पर अगर कुछ भी लगेगा जिसमें खुशबू आएगी, वहां पाइनियल ग्लैंड पर अटैक होगा। अच्छा, कोई है यहां जो इन चीजों से बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ, क्योंकि अगली चीज जो आने वाली है उससे कैसे बचोगे, जो पाइनियल ग्लैंड पर अटैक करती है। अगली चीज है 5G का रेडिएशन और वाईफाई, जो कैंसर भी करती है। वो तो आपकी जेब में डाल दिया कि बच के दिखा, तेरी इस पाइनियल ग्लैंड को छोड़ेंगे नहीं। परमात्मा से जुड़ने का, अपने आप से जुड़ने का तुमको मौका देंगे नहीं। उन्होंने प्लान करके रखा हुआ है। हमने अपने बच्चों के लिए क्या प्लान किया है? कुछ भी नहीं। देखो कमाल की बात, हम बच्चा पैदा हुआ, आजकल की नई मम्मियां तो डायपर लगाने लग गई, पोतड़े धोने में उनको दिक्कत आती है ना? जबकि उनको बताना पड़ेगा कि बच्चे को कभी बांधना ही नहीं होता, उसको खुला रखना होता है। डायपर नाम की चीज उसको बीमारी और एलर्जी के अलावा कुछ नहीं देता। पर यह बात बिना समझ के, बिना आंदोलन चलाए, बिना चर्चा किए नहीं आएगा। तो गांव में एक बच्चे को बताना पड़ेगा कि कम से कम एक बंदा हो जिसको मालूम हो कि बच्चों को बीमार कैसे किया जाता है और स्वस्थ कैसे रखा जाता है। पता होगा तो आसान रहेगा ना बच्चों का पालन पोषण। क्यों जी? तो सारी चीजें पता होंगी तभी तो, कि बिना टीके के कैसे पैदा होगा, बिना अस्पताल के कैसे पैदा होगा, बिना डॉक्टर के कैसे पैदा होगा, और जब बीमार हो जाए बढ़ने के बाद, बड़ा होने के बाद, पैदा होने के बाद, तो बिना अस्पताल के ठीक कैसा होगा, छोटी मोटी बीमारी हो जाए तो। ये अगर हर मां को पता हो तो डॉक्टरों के ऊपर निर्भरता खत्म हो जाएगी। क्यों जी? हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। अब ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप चेक भी कर लिया इसने, चाल भी है। ये तो हो गया स्टेप नंबर 1 कि बच्चों का पता लग जाए। अब इसके बाद बच्चे को नहाते हैं, मां नहलाती है। किससे नहलाती है? एक कंपनी का पाउडर लेके आती है नहाने के बाद लगाने के लिए, और कंपनी का ही साबुन लेके आती है। कंपनी का नाम क्या है? अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा माइक से, लेकिन एक काम करना, गूगल पे जाके कंपनी के बारे में पता करना, ले ही देता हूं, जॉनसन एंड जॉनसन है ना। अभी उसके ऊपर $1.2 बिलियन का मुकदमा हुआ था क्योंकि उसके पाउडर से और उसके साबुन से कैंसर हो रहा था। और ये तो अमेरिका जैसे सेफ कंट्री में हो रहा था।
हमारे वाले तो नकली भी बना के बेच देते हैं उसी के जैसे। तो आपके गांव में जितना भी पाउडर और साबुन आ रहा है बच्चों को नहलाने का, वो सब बच्चों को कैंसर कर रहा है। अब ये भी मां को नहीं मालूम है, ठीक। अब मां कहेगी कि फिर कैसे नहलाएं, कि दही और दूध से। अब पैकेट वाली दही और दूध वो भी केमिकल ही है। फिर कहेंगे यार उसके लिए तो गायें पालनी पड़ेगी, गायें पालनी पड़ेगी तो खेत में काम करना पड़ेगा, या फिर जंगल भी आपको रक्षा करनी पड़ेगी गांव के अंदर। पर वो काम नहीं होता, अपने बच्चे के लिए उनसे वो काम नहीं होता। लेकिन यदि गांव के सबको पता चल जाए, गांव में अगर सबको मालूम पड़ जाए कि सबके बच्चों के लिए हमारे पास गौ पालन बहुत जरूरी चीज है, तो क्या हम कोई ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हैं कि सबके बच्चों को कम से कम गाय के दूध के प्रोडक्ट तो अवेलेबल हो जाएं। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं, और ये आपके बहुत इसी उम्मीद में मैं लगा हुआ हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं, जो ये मैं आगे बताने वाला हूं इसी उम्मीद में। मेरा गांव अगर पूरी तरह से बर्बाद होने के बिल्कुल कगार पर है, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं कि अगर आपको भी ये लगता है कि सब कुछ सत्यानाश हो चुका है और कुछ भी बचा नहीं है, तो ये बात सिर्फ आपको नहीं मालूम है, ये पूरे गांव को मालूम है, और ये बात परमात्मा को भी मालूम है। तो जब इधर कोई बीमारी पैदा हो रही होती है, तो साथ में उस बीमारी के समाधान के तौर पर जड़ी बूटी भी पैदा हो रही होती है उसी जगह पर, आसपास ही। जिस वक्त बीमारी का मौसम होता है उसी वक्त उसके इलाज का मौसम होता है। तो जब आपके गांव का सत्यानाश हो रहा है, तो कुदरत उस सत्यानाश का इलाज करने के लिए वैसे ही बच्चे पैदा कर रही है आपके गांव में जो उसका इलाज है। यानी पूरे गांव के अंदर वो सारी सुविधाएं देने के लिए जैसे दिमाग चाहिए वो ऐसे पैदा हो रहे हैं, बशर्ते कि वो आईवीएफ से पैदा ना हुए हो। आईवीएफ वाले किसी काम के नहीं है, समझ गए? अर्थात इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा, केवल इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि यह करना होगा। और अभी अगर मुझे अकेले को समझ में आया हुआ है तो मैं अकेला कोशिश करूंगा। यह मानकर करना है कि यह धरती हमारे भरोसे पर नहीं बनाई थी परमात्मा ने। मेरे भरोसे तो पैदा नहीं करी होगी ना ये धरती। यो रामपुरा उती मेरे भरोसे तो नहीं होगा, या आपके भरोसे जो बाहर वाले हैं उनके भरोसे तो नहीं होगा, या जितेंद्र लगा हुआ है, अकेला जीतू लगा हुआ है, इसके भरोसे तो नहीं है ना ये गांव। ये तो बाद में पैदा हुआ, गांव तो बालेगा है। लेकिन ये बच्चा अपना गांव का काम कि मेरा रोल क्या है मेरे गांव के प्रति, उसको पूरा ईमानदारी से कर रहा है। मेरा रोल क्या है इस गांव के प्रति, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं। कौन कौन साथी यहां 2-2 3-3 दिन से हैं? कितने साथी हैं यहां जो गांव में डोर टू डोर कर रहे हैं? अब ये लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, इनको कुछ मिलना थोड़ी ना था। क्यों जी? अगर इनको कुछ मिलना नहीं था तो ये लोग कर रहे थे, तो क्या गांव इनके इस काम को नहीं देख रहा है? देख रहा है। क्या परमात्मा नहीं देख रहा है? तो जो लोगों के दिमाग में विचार कहीं दबे हुए हैं, और जिन जगह पर ये कोई मतलब जहां से चिंगारी लगनी है, जो बात होती है ना कि बुढ़िया तूने पूरा गांव जला दिया, वो बुढ़िया बोली ना भाई मैंने तो बस एक माचिस की तिल्ली लगाई थी, गांव तो अपने आप ही जल गया। अगर सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपको खाली एक चीज शुरू करनी है। जैसे मैंने बच्चे का बताया आपको, बच्चे के लिए क्या खाना सही है, बच्चे के लिए क्या पहनना सही है, बच्चे के लिए उसकी बीमारियों में क्या चीज उसको चाहिए। यदि माँ बाप को यह पता चल जाए तो ना तो कोई भी माँ बाप राउंड अप से आसपास की सड़क के दोनों तरफ की झाड़ियों को खत्म करेगा, है गायें पालने की प्रक्रिया दोबारा चालू हो जाएगी। गांव में ज्यादा गायें हो जाएंगी, ज्यादा भैंस हो जाएगी, तो गांव के लिए जंगल की जरूरत महसूस होगी। जंगल की महसूस होगी जरूरत, तो गांव में चरने के लिए जंगल में जाने लग जाएंगी। तो सामूहिक तालाब की भी जरूरत पड़ेगी। सामूहिक तालाब और सामूहिक जंगल की जरूरत पड़ेगी, तो भैया समाज को इकट्ठा होना ही पड़ेगा, है। समाज इकट्ठा होगा तो परिवार को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। परिवार इकट्ठा हो गया तो आपके प्रेम में, आपके घर में शांति प्रेम
आएगा ही आएगा। यानी खाली एक चीज के बारे में आप दिल से काम करने लगोगे तो बाकी चीजों को ठीक होना ही पड़ेगा। गलत कह रहा हूं कि ठीक कह रहा हूं? है, ठीक होना ही पड़ेगा। ये कंडीशंस हैं। कुछ भी करने लगो, शिक्षा है मान लो, ऐसी शिक्षा चाहिए कि एक बच्चा टॉपर हो और बाकी सबके मां बाप कहें कि तूने काम मेहनत नहीं की, या ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें जो बच्चा जितना पढ़ सकता है उसकी उतनी मेहनत के हिसाब से उसको समाज में स्थान मिले और बराबर इज्जत मिले? बताओ कौन सी चाहिए, पहले वाली कि दूसरे वाली? सबको दूसरे वाली चाहिए। गांव से पूछोगे तो गांव को क्या चाहिए, दूसरे वाली कि पहले वाली? सबको यही चाहिए, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा निकम्मा है, सबको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा उतनी मेहनत नहीं कर रहा, और हर बच्चे को लगता है कि मैं अपने मां बाप की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा। तो अगर हम बैठकर यह प्लान करने लगे, मैं इसको पूरा गांव मान लूं, आज पूरा गांव इकट्ठा नहीं है लेकिन किसी दिन पूरा गांव इकट्ठा हो और उस दिन हम गांव वाले ये मिलकर बात करें कि बताओ एक दूसरे से आगे भागने वाला एजुकेशन सिस्टम चाहिए या हर बच्चे को रोजगार देने वाला सिस्टम चाहिए, तो पूरा गांव मिलकर कहेगा कि हमको हर बच्चे के रोजगार वाला चाहिए। ठीक है, अगर हर बच्चे के रोजगार वाला चाहिए तो वो जिम्मेदारी मेरी या जीतू की अकेले की है, या जिन साथियों ने काम किया उनकी है, या सारे गांव की है? बताओ। अगर सारे गांव की है तो सारे गांव को कुछ ना कुछ भूमिका अदा करनी पड़ेगी। बताओ। अगर पूरे गांव को मिलकर भूमिका अदा करनी पड़ेगी तो सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर प्यार से काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और प्रेम आया और परिवार सुधरा। हो गया। मजबूरी में हुआ कि नहीं हुआ? स्वस्थ रहना है तो आपको ये नियम पालन करने पड़ेंगे, प्रकृति के नियम। प्रकृति के नियम जैसे ही पालन करोगे, आप में से जो मुसलमान है आपको लगेगा अरे यार मेरे कुरान में यही लिखा हुआ है। जो हिंदू होगा वो कहेगा अरे मेरे पुराण में, मेरे वेद में यही तो लिखा हुआ है। कोई सिख होगा वो कहेगा गुरु ग्रंथ साहिब में यही तो लिखा है, बाबा नानक यही तो कहते हैं। और बाइबल वाला भी कहेगा कि यार यही तो है, यीशु की जो शिक्षा है वो भी यही कहती है, यही तो कहती है वो, कि नहीं? यही कह रही है ना? बताओ मुझे, है? इतना तो पढ़ा है, इतना तो सुना है, सबको प्रेम से रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सामूहिक काम करने चाहिए, सबके बच्चे साजले होते हैं, सबकी बेटियां साजली होती हैं, सबका सम्मान करना चाहिए, सारी चीजें हैं, ये सब करना ही पड़ेगा अपने को। किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा समाज मजबूरी में बेहतर हो जाएगा। परंतु यदि हम सच्चे दिल से चाहेंगे, तो अगर हम ये चाहेंगे कि मेरा बच्चा बीमार हो गया, मुझे अपने बच्चे के लिए डॉक्टर चाहिए, अगर आपके बच्चे के लिए आपको डॉक्टर चाहिए तो आप अपने बच्चे के लिए डॉक्टर ले आओगे। लेकिन यदि आप दो बातों पे ध्यान दे लो कि मुझे वो व्यवस्था लेनी है, बनानी है जहां मेरा बच्चा दोबारा बीमार ना हो, और दूसरा मेरे गांव का कोई बच्चा बीमार ना हो, जैसे ही इस व्यवस्था पर काम करने लगोगे गांव को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। मैंने निडर इंडिया वाले चैनल के ऊपर पूरी डिटेल में दी हुई है। जैसे मैंने गांव में चर्चा की कि भाई लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते, वो कहने लगे जी जलते हैं एक दूसरे से। मैंने कहा क्यों जलते हैं? उन्होंने 42 कारण बताए एक दूसरे से जलने के। भाई मैं आपसे इसलिए जलता हूं क्योंकि मैं आपको देख के खुश नहीं हूं, क्योंकि मैं आपकी जितना तरक्की चाहता हूं, क्योंकि मैं पीछे रह गया हूं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं है, क्योंकि पीछे कभी हमारा झगड़ा हो गया था, खानदानी बैर है, क्योंकि राजनीतिक रूप से तुम दूसरी पार्टी के हो, मैं दूसरी पार्टी का हूं। ऐसे करके बहुत सारे कारण बताए उन्होंने, 42 कारण बताए। मैंने 42 के 42 कारणों पे प्रैक्टिकल चर्चा करनी, और वो पड़ी हुई है, मैंने वीडियो बनाई थी इसी बात के लिए। और उसमें जब मैंने एक एक बात के ऊपर डिटेल में चर्चा करी तो वो बोले यार ऐसा हो जाए तो गांव स्वर्ग ना हो जाएगा, तो फिर इसको रोक कौन रहा है ये बताओ ना भाई। भाई बात करने से कौन रोक रहा है पूरे गांव को? बताओ कौन रोक रहा है? कि राजनीति आ जाती है, चलो राजनीति वाले पे बात कर लेते हैं, फिर राजनीति के कारण देखे, फिर उस पर चर्चा करी, बोले यार ये भी ठीक है। फिर कौन सी चीज आड़े आ जाती है कि एकता नहीं है, क्यों नहीं है उसके कारण देखो और उसको दूर करके देखो। जलन है, एकता नहीं है, भाई आर्थिक असमानता है, उसका कारण देखो, खत्म करने का रास्ता देखो, बात करके देखते हैं, उसके ऊपर डिटेल में कर लेंगे आगे किसी गांव में।
एक एक मुद्दे के ऊपर जब चर्चा करी तो हमको पता चला गांव का प्रत्येक व्यक्ति सुख में जीवन जीना चाहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि सुख में जीवन जिया जा सकता है। उसको जो अंधेरे में रख रहा है वो उसका मोबाइल है, वो उसका नेता है, वो उसका टीचर है, और वो उसको बता नहीं रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। अब बताए तो बताने वाले के पास समय या समझ नहीं है, या फिर सुनने वाले के पास समय और समझ नहीं है। अब जिसके पास जितनी समझ है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। जितने लोग यहां बैठे हैं, क्या सबके पास बराबर समझ है? नहीं है। किसी के पास ज्यादा होगी, किसी के पास कम। क्या कम समझ वाले की बात ज्यादा समझ वाला सुन लेगा? उसका थोड़ी देर में पता चल जाएगा, यार इसको तो पता ही कुछ नहीं है, तो ये वाले बातें बोल रहा है जो मैं आज से 10 साल पहले बोलता था। फिर हमें क्या होगा, जब हम बात करने लगेंगे तो हमें एक दूसरे की समझ का स्तर पता चलेगा, और हमें यह मालूम पड़ेगा कि मुझे इससे सीखना है, मुझे इससे सीखना है, इसको इससे सीखना है। और इस तरीके से पूरे गांव में जिस जिस स्तर पर लोग बैठे हैं, कोई बिल्कुल समझ के निचले स्तर पर बैठा है, कोई थोड़ा बीच में है, कोई समझ के इस लेवल पर बैठा है, कुछ लोग समाधान का ही इंतजार कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम तो समझ में आ गई है लेकिन समाधान का नहीं पता है। ऐसे करके जब गांव में चर्चा करने लगेंगे तो आपके आपके लेवल के लोग मिलते जाएंगे, तो वहां से संगठन बनना चालू होगा। पर हमने ऐसा काम अभी तक करना शुरू नहीं किया है, इसीलिए क्रांति घटित नहीं हो रही है। अभी आप क्या कर रहे हो कि देवेंद्र बल्हारा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और इससे मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि अपन ठेकेदार नहीं है। ठेकेदार वो बैठा है, अपन मजदूर आदमी है, अपना काम कर रहे हैं। आप सारे लोग मजदूर आदमी हो, उस परमात्मा का काम करना है। उसको काम करने में मेरा रोल जो है वो मैं अदा करूँगा, और आपका रोल आपको अदा करना पड़ेगा। मेरे गांव के लिए मैं करूंगा और आपके गांव के लिए आप करोगे, सब अपने अपने गांव के लिए करेंगे। जिसके पास समय ज्यादा हो जाएगा, समझ ज्यादा हो जाएगी, वो अपनी समझ और समय को बांटता हुआ चलेगा दूर दूर तक। इसीलिए मेरे जैसे व्यक्ति जो है राजस्थान में आके भी बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भी रोज रोज नहीं आया जाएगा, रोज रोज नहीं किया जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, यहां से इस समझ को अगले स्टेप पर लेकर के जाना पड़ेगा, और अगले स्टेप पर लेकर जाने के लिए यहां जितने लोग नए जुड़ेंगे इनसे बात करनी पड़ेगी कि बोलो आप साथ हो कि नहीं हो। और कुछ भी नहीं है, कम से कम इतना संगठन बना लो कि जब किसी नई बात के बारे में जिक्र चल रहा हो तो सोशल मीडिया पर तो एक दूसरे की बात शेयर कर दिया करो। क्यों? इतना तो कर ही सकते हैं ना अपन, कि सोशल मीडिया पर बात शेयर कर दो कि यहां प्रोग्राम है भाई, इस प्रोग्राम को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, फोन करो, बताओ। हालांकि आज के टाइम पे इस रील वाले कल्चर ने एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है कि हमको मालूम है कि 10 तारीख को फलाने के बेटी की शादी है, दिमाग में याद है, लेकिन ये भूल गए हैं कि 10 तारीख कल थी। बनी किसी के साथ आप में से? पता थे जाना है, लेकिन तारीख ही निकल गई है, बाद में पता चला कि तारीख निकल गई। ये रील कल्चर का नुकसान है। इसमें हम भूल ही जाते हैं, सबको हाँ कह देते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है डन पक्का, और फोन रखते ही फिर भूल जाते हैं। ये मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा है। तो इसलिए आपको एक काम करना पड़ेगा, यदि आप जनता सरकार मोर्चा के सचमुच सहभागी, सहयोगी, साथी, यात्री, सहयात्री और क्रांतिकारी भीतर में पड़ा है आपके, तो आपको एक कॉपी पेन अपने साथ रखना पड़ेगा हमेशा। मुख्य मुख्य बिंदु लिखने पड़ेंगे उसके ऊपर। ये बात आपको लगता है कि यार वीडियो में बल्हारा जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर दोबारा से सुन लेंगे। दोबारा सुनने का टाइम किसी के पास नहीं होता, तब तक तो नहीं आ लेंगे 10-20 और है। ये तो नए लोगों के लिए है। ये जो वीडियो बनकर हम YouTube पे डालते हैं, ये हम सिर्फ आपके लिए नहीं डालते, वरना अगर वीडियो से काम चलता तो ये सारी बातें घर पर बैठ के ना बोल देते हम लोग। आप वीडियो से नहीं कुछ भी कर। वीडियो का काम केवल इतना है कि देश समाज को हम ये बता सकें कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, और जो इस देश में ऐसी सोच के लोग हों वो और आ जाओ आगे। इसलिए आप सबको भी अपनी अपनी वीडियोस बनानी पड़ेंगी, अपने अपने YouTube चैनल खोलने पड़ेंगे,
अपने अपने लाइव चलना पड़ेगा। थोड़े दिनों के बाद ये बैन होने वाला है। जब तक ये बैन हो तब तक दूसरे लोगों तक पहुंचने के लिए जितना इस्तेमाल हो सके कर लो फटाफट, फिर तो ये बैन होना ही है। हो सकता है ये काम, हो सकता है ना। 23 मार्च के लिए किस किस ने तैयारी कर रखी है? 23 मार्च के लिए आप लोगों ने तैयारी कर रखी है ना? सारे के सारे अपना विद फैमिली का तो बनाना ही बनाना, साथ के साथ अपने रिश्तेदारों को भी ले आना। जो लोग आज से 4 साल पहले 3 साल पहले आपको मूर्ख कहा करते थे, आज तो बोलने लग गए होंगे यार तुम ठीक कहते थे। किस किस के जानकारों ने बोलना चालू किया कि तुम ठीक कहते थे? बोला ना अब तो अभी पागल कहते हो, इसका मतलब अभी पूरी तरह से बोलना नहीं शुरू नहीं किया आपने, अभी थोड़ा बोला है। इसका मतलब देखो, पागल डिक्लेयर होने के बाद 1 साल के बाद का स्टेप है कि तुम ठीक कहते थे। अभी पागल बोलना शुरू करने का मतलब है अभी अभी नई नई क्रांति भीतर होने लगी है, क्योंकि ये स्टेप है। पहला स्टेप पागल हो गया है, दूसरा स्टेप ये तो ऐसे ही लगा रहता है छोड़ दो इसको, तीसरा स्टेप यार तुम तो ठीक कहते थे, चौथा स्टेप हम तुम्हारे साथ हैं, पांचवा स्टेप या करना क्या है, छठा स्टेप मैं भी चलूंगा साथ में। ये छठा स्टेप है, ठीक है ना। मतलब इस तरह से ही गांव में देख लो अब कौन कौन लोग कौन से लेवल पर है, लेकिन जब तक सारे छठे लेवल पे नहीं आते कि मैं भी चलूंगा साथ में, हम भी करेंगे साथ में, तब तक ये काम नहीं होगा। और तब तक बोलते रहना पड़ेगा। वरना देखो, थोड़ा मोटा एग्जाम्पल के तौर पर एक गांव में काम करना हो, या मान लो हमारे पास तो इतने, एक एमएलए का इलेक्शन जीतने के लिए 20-25 डेडिकेटेड लोग चाहिए, अपने पास तो हजारों लोग हैं यार। पार्लियामेंट का इलेक्शन जीतना भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2024 में ही लड़ लेते तो भी बड़ा आराम से जीत के निकल जाते। एक अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करना होता, बड़ा आसानी से कर लेते, लेकिन सारी क्रांति वहीं रुक जाती, वहीं मर जाती, कुछ नहीं बचता। क्योंकि ये जंगल की तरह होगा। एक पेड़ है फॉर एग्जाम्पल, ये पेड़ कितना बड़ा होगा, कितने साल पुराना होगा? 100 साल पुराना पेड़ होगा। 100 साल पहले तो छोटी सी डंडी होगा, ये पतली सी डंडी जैसे जमीन से निकलता है ना, बिल्कुल छोटा सा लगता होगा कि यार किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा पेड़ बनेगा बड़ा होकर के। ऐसे ही अपना विचार है आज के टाइम पर। अगर हम अपने विचार को एक जगह पर बो दे, यानी एक पेड़ के ऊपर मेहनत करने लगे, डेली उसको पानी दें, डेली उसके आगे हाथ जोड़े, बड़ा हो जा यार, जल्दी हो जा, क्रांति होनी है, नहीं होगा ना भाई। अपना समय है, हर चीज का अपना समय है। इसलिए क्या है, बीज बो डालो सारे देश के अंदर, बातें करते जाओ, जितनी भी बातें आपको समझ में आए। लोग सवाल पूछेंगे, जवाब ढूंढो उसका। ये संगठन बनने का पीछे पर्पस हमारा ये है कि आप सब लोग जब अपने गांव पर काम करने लगो, तब आपको जेन्युइन प्रॉब्लम आएगी। जब आपको जेन्युइन प्रॉब्लम आएगी, तब आप असली सवाल का जवाब ढूंढोगे। जवाब ढूंढते ढूंढते जब आप मोर्चे के पास आओगे तो आपको जवाब मिलेगा। उस दिन आप सब लोगों को किसी देवेंद्र बल्हारा के आगे ऐसे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके स्वागत में, फिर वो भाई हो जाएगा आपका। हम लोग मोर्च, क्योंकि आप कर नहीं रहे कुछ भी, तो आपको लग रहा है ये देवेंद्र कर रहा है, तो आपको लगता है यार बड़ा ही काम कर रहा है ये, है ना, क्योंकि आप नहीं कर रहे और हम कर रहे हैं, ये सोचकर करें, ये तो हमारा फर्ज है। इसलिए हम मोर्चे में कहते हैं कि ना ही तो किसी के पैरों की तरफ हाथ लगाना। उम्र में बड़े हैं तो हम सबके लगाएंगे, आपके कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज रिश्ता हमारा बराबर का रहेगा सब लोगों का। मोर्चे की ये तो खासियत है। और ये जो रिश्ता है हमारा, ये सीखने और सिखाने का रिश्ता है कि मेरे पास जो अनुभव है वो मैं दूंगा, आपके पास जो समझ है आप वो दोगे। कभी जरूरत पड़ेगी मैं आवाज लगाऊंगा, आपके लिए संभव होगा आप मदद करने आओगे, संभव नहीं होगा तो नहीं आओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप आवाज लगाएंगे तो जिसके लिए संभव होगा, जहां तक आपकी बात पहुंच पाएगी। आप कभी गांव से निकले नहीं और एक दिन आप फेसबुक पर बोल दो कि बल्हारा जी मैंने कहा था मेरे गांव में आओ, आप आए नहीं। ऐसे कैसे यार है? हम तो जाने के लिए आए हैं, पर जो आपसे पहले लोग लगे हैं पहले उनको देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर ध्यान देना है। आप सोचो, गांव, मैंने पहली लाइन जो बोली थी उसको मैं फिर से बोलूंगा, क्या बदलाव इस बात के बिना संभव है
कि बंदा मान ले कि गलत हो रहा है, मतलब ना माने। बताओ भाई, मान लो मैं मानता नहीं हूं कि सब ठीक चल रहा है, मैं मान रहा हूं सब ठीक चल रहा है, क्या फिर भी बदलने के लिए चलूंगा? मैं बदलने के लिए केवल तब चल पाऊंगा जब मैं मानूंगा कि हां चीजें गलत हो रही हैं, ठीक नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने बोला था 2016 में अपना इंस्टीट्यूट बंद करके सबसे पहले मैंने अपने बच्चे के सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी कि बेटा गलती हो गई, मैं तुझे वो समाज नहीं दे पाया अपने से बेहतर, मुझे तो बहुत अच्छा मिला था लेकिन अब तो गड़बड़ हो गई, अब मैं इसको ठीक करने के लिए काम करूंगा। तो मैं ठीक करने के लिए काम करने के लिए निकला, 9 साल से निकला हुआ हूं और 6 साल और बचे हैं, 5 साल और। क्यों? मैंने इतिहास देखा है। रावण भी 14 साल के वनवास के बाद मरा था, राम को भी 14 साल भटकना पड़ा था, पांडवों को भी 14 साल भटकना पड़ा था, 12 साल का वनवास, फिर अज्ञातवास और फिर युद्ध की तैयारी, 14 साल उनको लगे थे। क्यों जी? गांधी को भी 14 साल भारत की यात्रा करने के बाद आंदोलन चालू करने शुरू किए थे, गांधी ने भी। विनोबा भावे ने भी 14 साल की यात्रा के बाद ही भूदान आंदोलन चालू किया था। 14, मैंने देखा कि जितनी क्रांतियां घटित हुई हैं कम से कम 15 साल लगे हैं। और मैं देख रहा हूं कि नई जनरेशन, अब जो मोगली जी ने, तड़ी पार ने, आदमखोर ने जो समाज के अंदर गंदगी फैलाई है जात पात की और संप्रदाय की, वो नई जनरेशन के अंदर घुस गई है। प्यार प्रेम की और समाज को बदलने वाली जनरेशन तैयार करने में भी 15 साल लगेंगे। तो जिस दिन आप इस क्रांति के लिए घर से निकलोगे कि हमको रेगुलर काम करना है, आई डोंट से कि आपको हर रोज मेरी तरह पागलों की तरह 24 घंटे लगा रहना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको भी मेरी तरह ही काम करना है, मैं कह रहा हूं आप रोज 2 घंटे लगा पाए तो 2 घंटे, आधा घंटा लगा पाए तो आधा घंटा, आप थोड़ा समय लगा पाए या ज्यादा, लेकिन रोज एक बार ट्राई करके देखना चालू करेंगे। जिस दिन आप ये संकल्प लेंगे कि मुझे डेली कुछ ना कुछ करना है, उसके 14 साल बाद बदलाव एकदम स्पष्ट दिखाई देगा, रावण मरा हुआ दिखाई देगा। लेकिन आप सोचो कि ऐसे घोषणा कर दें और हो जाएगा, जनता सरकार मोर्चा कर देगा, नहीं होगा भाई। मिनिमम 14 ईयर बदलाव दिखने लगेगा, हो तो रहा है। पहले जिन यात्राओं के लिए आप देख लो, किसी संगठन के पास चले जाओ, बड़ी बड़ी रैलियां देखी होंगी बड़े बड़े नेताओं की, कोई नहीं सुनता है 15 मिनट से ऊपर किसी नेता को, पक गए हैं सब सुन सुन के। अब लोग बदलाव चाहने लगे हैं। केवल मोर्चा एक ऐसा संगठन बचा है जहां लोग बैठकर 3 दिन भी चुपचाप सुनते हैं, कि सुनेंगे, चीजों को समझेंगे और अपने अपने गांव के लिए बदलेंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कैसे कह दें कि नहीं बदल रहा? हम कैसे कह दें कि लोग नहीं सुन रहे? जहां तक हम जा पा रहे हैं वहां तक तो लोग सुन ही रहे हैं ना। हम नहीं पहुंच पा रहे, हमारी कमी है। आप नहीं पहुंच पा रहे, आपकी कमी है। क्यों जी? सिंपल है, क्योंकि मेरी तो जितनी कैपेसिटी है मैं तो उससे ज्यादा कर रहा हूं। किसी की हिम्मत नहीं है डेली का 500 किलोमीटर एवरेज गाड़ी चलाने का, डेली का 500 किलोमीटर्स, डेली का 10 घंटा गाड़ी में, डेली एवरेज। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब 10 घंटे चले, 2 घंटे का भाषण दिया, फिर 10 घंटे चले, फिर 2 घंटे का भाषण दिया, फिर 10 घंटे चले, फिर 2 घंटे का, ये भी रहता है नॉर्मली। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये कुदरत का काम है, कुदरत ही ये ताकत दे रही है, वरना थक जाता आदमी इतना चल चल के, इतना ड्राइव कर करके। मैंने देखा था, करीब करीब कैलकुलेशन किया था, जब हम सोसाइटी के काम करने के लिए मैं निकला था, तो मैंने अपनी जो टोटल गाड़ियां जो चलाई हैं अभी तक, तो करीब करीब मैं 21-22 चक्कर धरती के लगा चुका हूं। मतलब अगर किलोमीटरों में देखा जाए, सिर्फ इसी सोसाइटी वाले काम के पर्पज की बात कर रहा हूं। तो मैंने सोचा कि ये जो कैपेसिटी है, शरीर खराब नहीं हुआ अब तक, अगर बचा हुआ है और हिम्मत है बची हुई कि कर सकते हैं, तो मतलब कुदरत चाहती है कि ये करें हम। फिर आपको क्या लगता है, आप जब अपना सोसाइटी का काम करने लगोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मेरे घर का माहौल नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, मैं अपने मोर्चे के सैकड़ों साथियों के घर का प्रैक्टिकल
फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं। जिस दिन आप समाज के इस काम के लिए चलने लगोगे, आपके घर का माहौल अपने आप पॉजिटिव होने लगेगा। यहां कोई बैठा है जिसका पहले माहौल नहीं था लेकिन शुरू करते के बाद ठीक होने लगा माहौल? हाथ खड़ा करो। 1 2, ये बैठे 3 4 5 6, देखो इतने सारे लोग, एक्सपीरियंस आपके सामने बैठा है कि पहले लगता था कैसे करेंगे नहीं मालूम है, घर में ये नहीं होता है, अभी घर में पत्नी इस तरह से बात करती है, बच्चे छोटे हैं, माँ बाप निकलने नहीं देते, 100 बात। लेकिन काम करना शुरू करोगे एक बार झटका तो लगेगा, एक बार थोड़ा जोर लगेगा, लेकिन मन में अगर पूरी इच्छा है तो यकीनन बदलाव तो आएगा। अब डिजिटल करेंसी बहुत बड़ा खतरा आपके सामने है। मैं कल परमजीत से एक बात कर रहा था और मैं आपसे भी ये सवाल पूछता हूं, जितने लोग पूरे देश में सुन रहे हैं उनसे भी ये सवाल पूछता हूं। मैंने कल वैसे ही शुरू किया था तो मैं वैसे ही आपसे पूछता हूं, ये क्या है? 500 का नोट। क्या है ये? 500 रुपए का नोट। कुछ लोग इसे नोट कहेंगे, कुछ लोग प्रोमिसरी नोट कहेंगे, कुछ लोग बैंक नोट कहेंगे, कुछ लोग 500 रुपए बोल देंगे। ये 500 रुपए का नोट है। क्या ये हमेशा 500 रुपए की वैल्यू रखता है? इसको समझना। दुनिया को या जितने लोग बैठे हैं सबको ये 500 रुपए का नोट नजर आएगा, लेकिन ये हमेशा 500 रुपए का नोट नहीं होता है। जब ये बैंक में जमा होता है तो ये 500 रुपए का नोट है, तब ये 500 रुपए की वैल्यू रखता है। और जब आप बैंक से इसको निकालते हो तो ये 0 होता है, कागज का टुकड़ा होता है। पता है आपको ये बात? देश के साथ सबसे बड़ी ठगी यही हो रही है कि बैंक में जमा तो कर रहा है 500 रुपए का नोट और बदले में मिल रहा है उसको कागज का टुकड़ा। देखने में अजीब लगे? बात सुनने में अजीब लग रही? बताओ ना। ऐसा कि सिर खुजाए यार। पहली बात तो ये बोले यार ये तो डॉक्टर पागल हो गया, ये कि यार बलारा जी ऐसे कैसे हो सकता है कि जब ये यही नोट की बात कर रहा हूं मैं। कमाल की बात देखो, मैं आपको इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पूरे देश को मैं यही समझा नहीं पा रहा हूं कि मान लो आपने खाते में जमा करवा दिए, आपकी कॉपी में एंट्री हो गई तो आपने 500 रुपए जमा कराए। आप अगले ही 5 मिनट में उस बैंक से वापस लेने लगो 500 रुपए, तो वो आपको कागज देगा, यही नोट दे देगा, तो वो कागज बन जाएगा। अब वो रुपया नहीं बचा। ये कैसे हो रहा है इसको समझो आप। भारत के 1 रुपए की कीमत कितनी है वो तो आप सब लोगों को मालूम है। अपने वीडियो सुनी होंगी तो आपने, नहीं सुनी होंगी तो मैं बता देता हूं। पेपर करेंसी एक्ट के हिसाब से जो आज तक बदला नहीं गया है, जो लोग कहते हैं 2011 के कॉइनेज एक्ट या 1970 के बाद हमने सोना रखना बंद कर दिया है, वो झूठ बोल रहे हैं। भारत की करेंसी के बदले में सोना रखना कभी भी बंद नहीं हुआ है, बैंक नोट के बदले हुआ है। करेंसी कौन सी है? जो हम कमाते हैं, और हमारी हर साल नई कमाई जो होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं। नई कमाई कौन सी है भाई? जो नया धन पैदा होता है। नया धन। नया धन कौन सा है? नया अनाज पैदा हुआ, नया बाजरा पैदा हुआ। भाई खेत में किसान ने एक बीज डाला और उसकी सीटी के ऊपर 4000 बाजरे के बीज निकलाए, तो एक बीज से 4000 बीज आ गए ना, तो नए 4000 बीज निकले। क्यों? नया मक्का, नया गेहूं, नया धान, नया आलू, नया शकरकंदी, नई मूंगफली, नया जो भी एक पौधे से कई गुना बना, तो वो नया हुआ, तो वो असली धन नया पैदा हुआ है कि नहीं? नया सोना, नया कोयला, नया, मान लो आपके घर में 2 भैंस थी, इन्होंने हरामियों ने क्या किया, उनके ऊपर भी फास्टैग लगाना चालू कर दिया कानों के ऊपर, है? उसने नया कटड़ा या नई कटड़ी पैदा की, नई बछड़ी हुई, तो आपके घर नया धन पैदा हो गया। तो जब आपके घर में, आपके खेत में, आपकी जमीन में कहीं पर भी नया धन पैदा होगा, उसको आप किसी ना किसी को दोगे। दोगे कि नहीं दोगे? मान लो मैंने किसी को दिया गेहूं
और सामने वाले से ले लिया बाजरा, मैंने उसको दिया बाजरा, मैंने ले लिया चावल, या दिया चावल ले लिया घी, कुछ भी ले लिया किसी चीज के बदले, तो मैं धन के बदले धन ले रहा हूं। अब मेरे धन की जरूरत खत्म हो गई, जितनी मुझे दाल चाहिए, अनाज चाहिए, वो सारा मेरा पूरा हो गया। अब मेरे पास कुछ अनाज सरप्लस है, एक्स्ट्रा है, फालतू है, मैं इसे घर में रखूंगा तो ये सड़ जाएगा, तो मैं इसे मंडी में बेच आऊंगा। जितना मंडी में बिकेगा उसका रिकॉर्ड सरकार के पास पहुंच जाएगा। जो रिकॉर्ड जाएगा वो आरबीआई को डाटा दे देगी कि नया इतना अनाज पैदा हुआ है, लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतनी दिहाड़ी लगी है, तो इनकी सैलरी देने के लिए नया इतना पैसा छापना पड़ेगा। आई बात समझ में? पैसे छापने का ये नियम है कि जितना नया धन पैदा होगा उसके बराबर की कीमत का ही नया पैसा छप सकता है, इसके अलावा नहीं छप सकता। और वो नियम ये है कि 15 रुपया यदि आप कमाते हो, 15 रुपया कमाते हो, तो 1 तोला सोना उनको रखना पड़ेगा आरबीआई में। कानून के हिसाब से आज भी यही है, 15 रुपए का 1 तोला सोना। तो जब आप 15 रुपया कमाते हो और बैंक में 15 रुपए जमा कर देते हो, तो बैंक अपने पास, आरबीआई जो अपने पास 1 तोला सोना रख के 15 रुपए के नोट जारी करने चाहिए। लेकिन यहां गेम खेलता है बैंक। जब आप 15 रुपया कमाकर देते हो और वो 1 तोला सोना रख लेता है, तो रुपया, क्योंकि आपने कमाया है भारत का रुपया, और वो आपको दे रहा है बैंक का नोट, और बैंक के नोट में सोने की कीमत आज के टाइम पर है लगभग 1.5 लाख रुपए के बैंक नोट। तो जब आप 15 रुपया जमा करते हो तो बैंक 1.5 लाख रुपए के नोट छाप लेता है। आई बात समझ में? केवल उतने ही नोट छप सकते हैं, उतनी ही वैल्यू की करेंसी छप सकती है जितना नया धन पैदा हुआ है हर साल। और भारत के रुपए की कीमत का जो मानक है पेपर करेंसी एक्ट 1882 के हिसाब से, वो है 15 रुपए का 1 तोला सोना। तो जैसे ही 15 रुपया आप कमाकर बैंक में जमा करते हो, या 15 रुपए आप जैसे ही कमाते हो, उसकी बदले की वैल्यू देने के लिए बैंक को 15 रुपए के बराबर का सोना रखना पड़ेगा। क्योंकि सरकार के पास भी उस 15 रुपए की कमाई को रखने का कोई साधन नहीं है। अनाज तो रखेगी नहीं सरकार, आरबीआई में, उसमें एफसीआई में रखेगी जितना रखेगी, बाकी का बचा हुआ बाहर भेज देगी, बाकी के बचे हुए को शराब फैक्ट्री को दे देगी, बाकी बचे हुए को कहीं ना कहीं दे देगी, मतलब कहीं ना कहीं लगाएगी, उसको ठिकाने लगा देगी। क्योंकि अनाज के अंदर ऊर्जा स्टोरेज है, और जो धन है, जो रुपया है, उसके अंदर भी परचेजिंग पावर है, ऊर्जा है उसके अंदर भी। उसके बराबर की ऊर्जा होगी तभी तो बात बनेगी। 1 किलो गेहूं के बदले 1 किलो पनीर लेके दिखाओ, नहीं मिलेगा ना। 1 किलो गेहूं में जितनी ऊर्जा है उतनी ही ऊर्जा अगर 250 ग्राम पनीर में है, समझ गए, या 150 ग्राम पनीर में है, तो 1 किलो गेहूं के बदले 150 ग्राम पनीर मिलेगा। क्योंकि ऊर्जा के बराबर ही ऊर्जा मिलती है हमेशा। ऐसा कभी नहीं होता है कि 1 किलो के बदले 1 किलो सामान मिल जाएगा। कोई आध शेर, कोई 1.5 शेर, कोई डबल, कोई आधा, ऐसा मिलता होता है। जितनी ऊर्जा होती है, ऊर्जा का खेल है सारा का सारा। तो जितनी ऊर्जा हमने बैंक में जमा की है, बैंक उतनी ऊर्जा स्टोरेज के रूप में, सोने के रूप में रख लेगा, और उसका प्रतिनिधित्व करने वाला लीगल टेंडर रूप मानक जो है छाप के आपको दे देगा। आप गेहूं तो लेके घूमते हो कि नहीं, झोला लेके कि भाई लो 1 किलो अनाज दे दो, ये दे दो, ये दे दो, तो आप क्या करोगे, उसके बदले का वो नोट लेके जेब में घूमोगे, और जहां भी देना होगा वो नोट दे दोगे बेसिकली। समझ गए? सिर्फ भंडारण की दिक्कत की वजह से और जगह जगह लेके जाने की दिक्कत की वजह से सोने और अनाज के, या अब भैंस तो लेके जाओगे नहीं हर बार के लिए, भैंस की पूंछ काट ले और मेरे को 1 किलो अनाज दे दे, ऐसे तो नहीं होगा, है ना भाई। भैंस की कीमत 1 लाख रुपया, तो 1 लाख के बराबर तो देना होगा, तो भैंस दे देंगे। तो अब क्या होगा, वो नोट छाप के आपको देगा, उसके अंदर परचेजिंग पावर है। अब उसको कितना नोट छापना चाहिए था, खाली 15 रुपए का नोट छापना चाहिए था। अब रुपए की जो कीमत है वो 1 तोला सोना 15 रुपए के बराबर है। लेकिन हमारे को ऐसे दिमाग में कि भाई हमारे पास ये फिस्कल डेफिसिट आ गया, हमारे आर्थिक नीति आ गई,
फॉरेन रिजर्व कितना रखना पड़ता है, इसका फलाना रेशो बैंक का कितना है, कितना डिपॉजिट है, कितना कर्जा है, नए मतलब इंटरेस्ट रेट जो बन गए हैं, और हमको फिएट करेंसी लॉन्च करनी पड़ती है, और हमको करेंसी फ्लॉट करनी पड़ती है, देश की अर्थव्यवस्था को चलाना पड़ता है। ऐसा करके वो बैंक नोट छापने की अपनी सफाई देते हैं कि हम ज्यादा छाप लेते हैं इससे। तो रियलिटी में जब आप 15 रुपए का सामान देते हो तो 15 रुपए का सोना रिजर्व बैंक रख लेता है, यानी 1 तोला सोना, और 15 रुपए के नोट उसे छापने चाहिए। यहां पर सोने का रेट इंटरनेशनल मार्केट में वो 1.5 लाख रुपया बता रहा है, जो कि फर्जी है टोटल, लेकिन हम उसको मान रहे हैं 1.5 लाख रुपया 1 तोले का। तो अब जैसे ही आप लोग एक 15 रुपया जमा करते हो, बैंक 1.5 लाख रुपया का बैंक नोट छाप लेगा, समझे ना? 1 तोले के बराबर के बैंक नोट छाप लिए। अब उसमें से असली नोट कितने हैं? 15 रुपए। बाकी का जो 1,99,000 और कितना 1,49,985 रुपया है, वो फर्जी है। उसके पीछे कोई सोना नहीं है, उसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं है, वो कागज का टुकड़ा है। तो जो आपने जमा किया था वो कहां जमा है? रिजर्व बैंक के पास। जो रिजर्व बैंक के पास जमा सोना है वो लेके जाएगा रॉथस्चाइल्ड, बैंक ऑफ इंग्लैंड में, वो आपका नहीं है, वो रिजर्व बैंक का है। तो आपको क्या मिल रहा है? बैंक नोट, जिसके पीछे कोई सोना नहीं है, यानी जिसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं है, यानी आप जमा कर रहे हो अपनी मेहनत और मिल रहा है कागज का टुकड़ा। समझ आई अब? यानी हर व्यक्ति जब भी बैंक में पैसा जमा करके वापस निकालता है, वो अपनी सारी पूंजी वहां दे रहा है असल में। यानी बैंकिंग सिस्टम मानव इतिहास की ऊर्जा का हरण करने का सबसे बड़ा फ्रॉड है। इसको समझा रहा हूं मैं आपको। तो जो आपको लोन में दिया गया है, वो भी, उसके पीछे भी जो पैसा है वो है ही नहीं है। लोन में सिर्फ डिजिट दिए गए हैं और आप कर्जदार बना लिए गए, लेकिन आप जमा मेहनत कर रहे हो वहां। आप अपने आप नहीं छाप सकते, आपको कमाना पड़ता है। इसको समझना है। आप कमा कर रख रहे हो और वो अपने धन में से नहीं दे रहा, वो हवा में डिजिट बना के आपको दे रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं थोड़ा ऐसा टकरार लग रहा है। जिनको नहीं आ रही, बुद्धि एक लेवल से नीचे रहेगी, उनको समझने में समय लगेगा। चिंता बिल्कुल नहीं करने का, आ जाएगी। ऐसे मगजमारी कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? समझते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना, मतलब मेरी बात को मानना नहीं है, समझना कि कैसे कह रहा है कि यही 500 का नोट जा रहा है तो 500 रुपया आ रहा है तो खाली कागज। हाँ, सुनार वाली कहानी सुनाएंगे, थोड़ा समझ में आएगा। ये कुछ नहीं होता है। इन्फ्लेशन इज अ टोटल फ्रॉड। जो सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, इन्फ्लेशन, सब फ्रॉड है। हाँ, नहीं थी कोई इन्फ्लेशन, कोई महामारी, सॉरी, कोई महंगाई नाम की चीज नहीं हो सकती यदि आप किसी भी मापक के, मानक के साथ कोई छेड़खानी ना करो। तो पहली बार इन्फ्लेशन 1882 में ही आई थी। ग्लोबल मार्केट नाम की कोई चीज नहीं होती है। उस टाइम पर भी आप 400 ग्राम अनाज खाते थे, आज भी 400 ग्राम अनाज खाते हो। उस टाइम पर भी आपको 6.3 फुट की खाट चाहिए थी, आज भी उतनी चाहिए होती है। उस टाइम पर भी सूरज जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से उतना ही हरा चारा उस टाइम पे पेड़ बनाते थे, उतना ही आज बनाते हैं। उतनी ही ऊर्जा 10 रोटी से 1000 साल पहले मिलती थी, उतनी ही ऊर्जा आज मिलती है, उतनी ऊर्जा 1000 साल बाद मिलेगी। उतने ही कदम चलने के लिए 1000 साल पहले भी उतनी ही ऊर्जा शरीर की खर्च होगी, 1000 कदम चलने के लिए उतनी ऊर्जा बाद में खत्म होगी। यदि साइंस के स्टोरी में जाओगे, यहां से लेकर के छत पर जाना है, सीढ़ियों से जाओगे तो भी उतनी ऊर्जा लगेगी, लिफ्ट से जाओगे तो भी उतनी ऊर्जा लगेगी, पैदल जाओगे तो भी उतनी ऊर्जा लगेगी, मोटरसाइकिल से जाओगे तो भी उतनी ऊर्जा लगेगी, जहाज से जाओगे तो भी उतनी ऊर्जा लगेगी, बराबर ऊर्जा लगेगी। ऊर्जा का सिद्धांत है, ना कभी बनाया जा सकता है, ना कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इन्फ्लेशन नाम की कोई चीज नहीं है, केवल आपकी मेहनत को चूस करके अपने पास रख लेते हैं और आपको हवा पकड़ा देते हैं और उसकी कीमत घटा देते हैं। जैसे कि इसको समझना, ग्लोबल मार्केट क्या होती है इसको समझना। इसको समझने के लिए ग्लोबल, ये क्योंकि हम लोगों को अनर्थशास्त्र में यही पढ़ाया गया है, अर्थशास्त्र कह करके।
जो जो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाई गई है ना, वो सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के अलावा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं डिमांड सप्लाई के अलावा कुछ कोई सिद्धांत उनके पास नहीं, डिमांड सप्लाई नाम की कोई चीज नहीं है। अरे उस टाइम इतनी आबादी नहीं थी, आबादी का इससे डिमांड सप्लाई से क्या लेना देना है? आबादी ज्यादा हो गई तो प्रोडक्शन कम हो। एक काम करो, क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। कागज पे लिखो और फिर मुझे बताओ, फिर मैं सबके सामने सवाल पढ़ूं, क्योंकि डिस्कशन हमारा हो जाएगा, बातचीत नहीं होगी, है ना? उल्टा साइड जाना पड़ेगा। आप नोट कर लो और मुझसे आप जब पूछोगे मैं आपको बताऊंगा। ना ना, जरूरत नहीं, अभी अभी बात है बात को समझने की। देखो, ये पहला पॉइंट आया, बंदे ने बात को काटा। बंदे ने बात को काटा, यहां से बात समझ शुरू होती है, यहां से समझ शुरू होगी। पीछे नहीं बैठोगे, आगे बैठो तो ज्यादा मजा आएगा यार। अरे मेरे को उधर मुड़ना पड़ता है ना, ठीक तो है, बाकी सारे उधर बैठे हैं ना, पीछे तो वो होते हैं मार के भागने वाले। नहीं सॉरी, मैं तो वैसे, अरे नहीं, समझ रहा हूं, हमारे देश का सत्यानाश ही इंटेलेक्चुअलों ने किया है। एक हम जैसे गधे ही हैं जो लगे पड़े खाम खाई। सर 801 नंबर है, अजमेर का है वो। ओह यार, फिर तू सीरियस ले गए यार। इंटेलेक्चुअल आदमी बहुत सीरियस लेता है। हम मस्ती में है, ठीक है? सुनिए, हाँ भाई, तो अब आपको मैं एक सुनार की कहानी सुनाता हूं, जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। ये जो बैठे हैं, जो चोर बैठे हैं, जिनको आपने अधिकार दे दिया, अपना सारा का सारा अधिकार। अब आप सोच कर देखो, एमएलए है, पार्लियामेंट का मेंबर। मैं एक छोटी सा एग्जांपल लेके फिर उसके बाद सुनार की कहानी चालू करता हूं। एमएलए बनने के लिए आपके सामने 4 चॉइस आई, इस पार्टी का ये, इस पार्टी का ये, इस पार्टी का ये, इस पार्टी का ये। उसमें से आपका नेता कौन सा माना जाएगा? सबसे कम चोर होगा। ज्यादा जल्दबाजी मत करो, मेरा सवाल है, आपका नेता जो आपने चुना है वो कौन सा माना जाएगा? चारों ही नहीं है, क्योंकि आपने नहीं चुना है उनको पार्टियों ने चुनकर भेजा है। वो पार्टियों के नेता हैं, वो पार्टियों के गुलाम हैं। आपको मजबूरी में उनमें से एक को चुनना पड़ता है, वो आपका है नहीं, वो पार्टी का ही है। अब पार्टी को फंडिंग कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं, गांव दे रहा है, या फिर बाजार दे रहा है? बाजार दे रहा है। अगर उस बंदे को पार्टी ने चुना है और पार्टी को फंडिंग बाजार दे रहा है, उद्योगपति दे रहा है, तो बनने के बाद वो पॉलिसी पार्टी के हित की बनाएगा या समाज के हित की बनाएगा? और पार्टी को हित किसके हित की बनानी पड़ेगी, जनता के हित की या कंपनी के हित की? इसका मतलब वो जो एमएलए है वो कंपनी का है कि जनता का है? तो जनता उसके ऊपर यकीन करे कि ना करे? ना करे। नियम तो ये होना चाहिए कि जिन्होंने उसको वोट किया है उनको भी उसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, मेरी विधानसभा असंध है करनाल में, मैं अपनी विधानसभा से एग्जांपल दे रहा हूं। 100 लोग अगर वोटर, लगभग 2 से 2.5 लाख वोटर हैं मेरे विधानसभा में। 2-2.5 लाख में बहुमत किसको माना जाता है? जहां 1 लाख से ज्यादा वोट खड़े होंगे उन्हीं को तो बहुमत माना जाएगा। बताइए गलत है कि सही है? ये मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मुझे इसलिए शुरू करना पड़ा, क्योंकि जैसे आपके दिमाग में महंगाई और इन्फ्लेशन नाम का कीड़ा डाल दिया गया, वैसे ही आपके दिमाग में सरकार नाम की चीज डाल दी गई, और वैसे ही बहुमत नाम की चीज डाल दी गई, और वैसे ही हमारी चुनी हुई सरकार, और वैसे ही डेमोक्रेसी नाम का शब्द डाल दिया गया, और हमको वो सही लगने लगा। इसलिए मैं ये बात शुरू कर रहा हूं। तो अब हमारा पहली बात, वो जो एमएलए है, वो जो सांसद है, वो हमारा नहीं है, वो पार्टी का है। पार्टी बाजार की है, वो बाजार का है, यानी बाजारू है, यानी कि तवायफ है। जब मुजरा करने को बोलेंगे अडानी साहब, उस टाइम पे एप्स्टीन के सामने किया तो था मोगली ने भी, है कि नहीं? बोला ट्रंप को खुश करने के लिए मुजरा करने जाता था वो आइलैंड पे। ठीक बात। चलिए, अब मेरी विधानसभा में लगभग 2-2.25 लाख वोटर है। उसमें से करीब करीब जब चुनाव होता है तो 40% आदमी वोट ही नहीं करता है। वो कह रहा है हमें किसी पे भरोसा नहीं है, हमें कोई तंत्र पे ही भरोसा। इतना ही होता है ना, 60% वोटिंग होती है, क्यों जी? इतना ही होता है। अब जो 60% वोटिंग हुई, यानी कि 2 लाख का 60% बना, लगभग 1,60,000 के करीब इतने लोगों ने वोट किया। उसमें से भी 6 पार्टियों में वोट बट गई। और मेरी विधानसभा में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, एक बार की बात बता रहा हूं मैं, नॉट एवरी टाइम,
एक बार ऐसा हुआ था कि चुनने वाला जो एमएलए था उसकी जमानत जब्त थी और वो एमएलए था। यानी वो इतने बराबर बराबर वोट बट गए कि जमानत जब्त के लिए मिनिमम 10% वोट चाहिए होती है, 10 के 15%, 15% भी वोट उसको नहीं मिले और वो प्रतिनिधि बना। ढूंढ लेना असंध विधानसभा जमानत जब्त वाला एमएलए, ठीक है, सर्च कर लेना, आपको पता चलेगा यार ये क्या हुआ। अब आप सोच कर देखो, 32,000 वोट अगर किसी एमएलए को मिल गई 2 लाख में से, क्या वो बहुमत को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। अब 32,000 वोट 2 लाख का कितने परसेंट है? 16%। 16% लोगों ने किसी एक कंपनी के गुलाम को चुना और वो 16% गधों का चुना हुआ गुलाम बाकी के 84% के लिए कानून बना रहा है। नहीं, और उसमें भी कानून बनाने में कोई भागीदारी नहीं निभा रहा है। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं जी? भाई फिर कर लियो, इसके साथ ही आया, फिर इसके साथ ही समझ रहे ना बात आप। 16% लोगों ने जिस एमएलए को चुना वो 84% लोगों के लिए कानून बना रहा है। ये बहुमत का मुशायरा नहीं है, ये लोकतंत्र का मुशायरा नहीं है। चलो मान लेते हैं हमारे सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई एरर है, समय आएगा वो ठीक हो जाएगा, पर कानून बनाने से पहले अब वो क्योंकि 16% का चुना हुआ बेशक है, वो व्यक्ति है तो पूरी विधानसभा का रिप्रेजेंटेटिव 2 लाख लोगों का, तो नया कानून बनने से पहले उन 2 लाख वोटरों से पूछना उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं? क्या आपके जीवन काल में कोई कानून बनने से पहले किसी से भी उसके नुमाइंदे ने पूछा कभी कि हम ये कानून बनाने का सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है? नहीं सोचा? नहीं सोचा ना। इसका मतलब है कि जो वहां चल रहा है अर्थशास्त्र के नाम पर, वहां पर भी आपके नाम पर कभी आपसे पूछा नहीं गया, कभी आपको बताया नहीं गया, बल्कि यहां तक कि आपको हमेशा अधूरी और गलत जानकारियां ही दी गई। ये मैं अभी तक की बातचीत से निकाल के आता हूं। अब हम सुनार की बात सुनाते हैं। हर गांव में एक सुनार हुआ करता था, अगर आपको याद हो तो बोलो जी। याद है किसी को? मेरे गांव में भी था। और सुनार सोने और चांदी के सिक्के बनाया करता था, और चांदी और सोने के सिक्कों में कभी भी किसी सुनार ने कभी कोई गड़बड़ी नहीं की थी। सुनार आज भी बहुत कम गड़बड़ी करते हैं, अगर वो कंपनी वाला सुनार है तो ही करता है, लोकल सुनार है वो नहीं करता। वर्मा जी नहीं करते, फलाने जूलर्स करते हैं खाली, है कि नहीं? आज भी यही है, कंपनियां ही लूटती हैं खाली। चलिए, रिवाज ये है कि हम उस वक्त अपनी खरीदारी के लिए सोने और चांदी के सिक्कों पर निर्भर हैं। सोने और चांदी का सिक्का इधर उधर मतलब हम लोग लेके जाते हैं और उसी से सामान लेके आते हैं। ये चल रहा है? वाह जी वाह। कि सोने और चांदी के सिक्के ही हम लोग एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं कि हम यहाँ बगरू में बैठे हैं, आपको चंडीगढ़ से कोई सामान लेके आना है, यहाँ से सोना चांदी लेकर गए, लेकर आए, सामान ले गए, जो जितने का सामान आया बाकी का सोना चांदी वापस ले आए। यहाँ एक सुनार बैठा था, उसने बोला कि जीतू भाई तुम चंडीगढ़ जाते हो यार, इतना सोना लेके जाते हो, रास्ते में कोई लूट लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तुम एक काम करो ना, तुम पर्ची ले जाओ मेरे से, मेरा भाई बैठा है वहाँ चंडीगढ़ में बल्हारा, और उससे जा करके वहाँ ये पर्ची दे देना, वो तुमको सोना दे देगा। जीतू ने यहाँ के सुनार को सोना दिया। यहाँ के सुनार ने, सोने का रेट क्या है? 10 रुपये बराबर 1 मोहर, यानी 1 तोला सोना, और 1 रुपया मतलब 1 चांदी का सिक्का, और 10 चांदी के सिक्कों के बराबर 1 सोने का सिक्का। ये हमारे भारत की परंपरा में भारतीय रुपये का मानक रहा है। 10 रुपया बराबर 10 तोला सोना बराबर 10 चांदी का सिक्का बराबर 1 सोने का, और 1 सोने का सिक्का 1 रुपया, 1 मोहर 1 रुपया।
सॉरी 10 रुपया, क्योंकि चांदी और सोने की कीमत में अनुपात 10:1 का ही रहा है। समझ गए ना? लेकिन चांदी कभी भी रुपए का मानक नहीं रहा, मानक केवल सोना रहा। तो 10 चांदी के सिक्के, एक सोने का सिक्का बराबर, और सोने के सिक्के में जो सोना है वो 11.664 ग्राम है, यानी 1 तोला। ठीक है, यानी 1 तोला सोना बराबर 10 रुपया। ये भारत के रुपए का मानक रहा है शुरू से, 1882 के पेपर करेंसी एक्ट से पहले। ये पहले का मैं अभी इसी के एग्जाम्पल से लेके बताऊंगा, और फिर 1882 का पेपर करेंसी एक्ट कैसे पूरे देश को लूट गया इन्फ्लेशन के नाम पर, इसका खेल समझाएंगे फिर आपको, और वैसे ही कैसे लूटा जाता है इसको भी समझाएंगे। अब महंगाई का पूरा खेल समझ में आएगा आपको, और अगर यह समझ में आ गया तो इससे बचने का रास्ता गांव मिलकर निकाल सकता है। आप लोग यहां बैठकर नियम कानून बनाकर नहीं निकाल सकते, कोई संसद नहीं निकाल सकती, कोई विधानसभा नहीं निकाल सकती, कोई एमएलए एमपी नहीं कर सकता। गांव इसको समझ जाएगा तो बात है। अब बात हुई क्या कि यहां से जीतू ने सोना दिया, पर्ची ली, पर्ची लेके वहां देवेंद्र के पास आ गया चंडीगढ़, देवेंद्र ने उसको सोना दिया पर्ची के बदले में, छोटा मोटा कट ले लिया अपना परसेंटेज, और उसने सोने से खरीदारी करी। अब बाकी कुछ सोना बच गया, वो फिर वापस देवेंद्र को सोना देके चंडीगढ़ में पर्ची ले ली, वापस आके पर्ची दी और वापस सोना ले लिया। अब इसमें 4 प्रोसेस आई, यहां से सोना लिया, सोना दिया, पर्ची ली, वहां से पर्ची दी, सोना लिया, सामान खरीदा, फिर पर्ची ली, फिर आया, फिर पर्ची दी, फिर लिया। काफी सारा होच-मोच हो गया। यह प्रोसेस 6-7 बार हो गई। एक बार वो पर्ची थी हाथ में और वहां पर सामान खरीदना था एयरपोर्ट पे या बंदरगाह पे या बस स्टैंड पर ही, और पर्ची ही थी, सोना नहीं था। लेकिन साथ में ये सारे लोग थे, इनको भी मालूम था कि ये पर्ची जो है ये इसके बदले में सोना मिलता है। तो आपको भी मालूम है मान लो, तो आप क्या कहोगे कि यार मैं जाके आता हूं वहां देवेंद्र के पास से, इसको सोने में बदल के फिर आपको देता हूं। बोलेगा सोने में बदलने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे को दे दो, मैं ले लूंगा जाके सोना। भाई वो पर्ची कोई भी देगा, क्योंकि उस पर्ची पर लिखा हुआ है मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। 10 रुपए मतलब 10 तोले, 10 रुपए मतलब 1 तोला सोना। समझ आ गई ना? या 10 चांदी के सिक्के। तो ये पता है। क्लियर हो गया? अब वो पर्ची चल गई। अब की बार जब मुझे समझ में, इसको जीतू को समझ में आया कि यार ये तो बढ़िया काम है, बिना सोने चांदी में बदले भी काम चल जाता है, तो उसने अब की बार यहां वाले सुनार को बोला कि दादा अब की बार ना छोटे वाली पर्चियां दे दो कुछ। अब तो यहां पहले तो लिखता था इतना सोना, बस खाली एक ही पर्ची। उसने कई पर्ची ले ली छोटी छोटी, और वहां गया चंडीगढ़ में, वो पर्ची ही दुकानदार को दे आया, क्योंकि दुकानदार को यह मालूम था कि अगर पर्ची उसकी है तो उसके बदले में सोना रखा है, क्योंकि सोना रख के ही वो पर्ची मिलती है। समझ आ रही है? और ये आप में से किस किस ने सुना है आपके बाप दादाओं से कि जितना सोना सरकार के पास रखा है उतना ही नोट छाप सकता है? हाथ खड़ा करके बताओ। सुना है ना आप लोगों ने? यानी कि वो पर्ची छपती ही तब है जब सोना रखा होता है। ये बातें उस टाइम पर सबको, दुकानदारों को पता लगने लग गई, और लेन देन में सोने की बजाय पर्चियां ही चलने लग गई। पर्ची के ऊपर अगर सुनार की मोहर है, आरबीआई की मोहर है, तो दुकानदार सोच रहा है कि इसके बदले का सोना रखा है, मैं जब चाहे ले लूंगा। तो वो पर्ची उस सोने का लीगल टेंडर बन गई। एक सर 1882 बता रहे हैं आप, तो इसके अंदर कम्युनिकेशन गैप होता था, तो भाई अगला आदमी वहां चाचा लिख ले यार, मतलब गोभी खोदनी जरूरी है प्रोग्राम की। लेट आया एक तो, कहानी सुनी नहीं पुरानी कभी। भाई इसको बोलेगा अपने आप कॉपी पेन इसको पकड़ाओ यार अपने सवाल पहले लिख रहा है। हाँ फिर ठीक है, डिस्टरबेंस नहीं करनी, बाद में सवाल पूछेंगे, सवाल जवाब में सत्र चलेगा सवाल जवाब का। चिंता क्यों करते हो? घर से हम वेले होके आए हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। सारे सवाल जब तक खत्म नहीं हो जाते तब तक नहीं जाते।
तो जी अब क्या हुआ, ये कहने लगे कि यार जब पर्चियाँ चलने लग गई हैं तो पर्चियाँ चलाने लग गए, लोग लेन देन में पर्चियाँ देने लग गए, सोने की तरफ से लोगों का ध्यान हट गया। क्योंकि कुछ टाइम के बाद लोगों का ध्यान हट जाता है। जैसे आजकल क्या है, आप लोगों को लगने लगा है कि मोबाइल से जब आप 20 डिजिट ट्रांसफर करते हो, 20 लिख के और पासवर्ड डालते हो, तो आपको लगता है 20 का नोट दे रहे हो तो भी आपको चिप्स का पैकेट मिल जाता है, 20 ट्रांसफर कर रहे हो तो भी चिप्स का पैकेट मिल जाता है। तो जो नई जनरेशन सोच रही है कि ये जो 20 की डिजिट है ये 20 रुपए के नोट के बराबर है, और ये 20 रुपए का नोट आप दादाजी के 20 रुपए के नोट के बराबर मान रहे हो, और आपके दादाजी 20 रुपए का नोट के बराबर सोना मान रहे थे। देखो कमाल की बात, दादा ने सोना रखा था, उसके बदले 20 रुपए मिले थे, वो नोटबंदी करके वो वाले नोट ले लिए, नए नोट पकड़ा दिए, और आप उस नए नोट को सोच रहे हो उसमें भी सोना मिलेगा, और अब बाद में कह देंगे कि सोना नहीं मिलेगा, और बाद में उसका नाम डिजिट कर देंगे,